अभी मिडल ईस्ट अगर एक तरह से आप कहें तो एक टाइम बॉम्ब के मुख पर बैठा हुआ है। आर जस्ट कीपिंग क्वाइट, व्हाई आर नॉट दे ईगर टू पार्टिसिपेट इन दिस वॉर। एक दिन पहले तक मुझे ऐसा ही लग रहा था कि यूएसए कभी वॉर में नहीं आए, कि जो डोनाल्ड ट्रंप का कैरेक्टर है, इस तरह का यू टर्न लेना अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं। तभी आपको यह पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक दांव खेला। ईरान ने तय किया कि ईरान ना तो सोवियत रशिया के साथ होगा ना अमेरिका के साथ होगा। यह भी एक कारण है कि रूस और चीन इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेंगे। इनरिचमेंट का लेवल जिस तरह से बढ़ाता जा रहा है तो हो सकता है वो परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करें। भारत पर इसका क्या प्रभाव होगा? तो भारत पर डेफिनेटली इसका बुरा प्रभाव पड़ना है। भारत को उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैंने अपने पिछले शॉर्ट लेक्चर में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं मिडल ईस्ट पर एक कंप्लीट लेक्चर लेकर आऊंगा जो इसके रूट कॉज के बारे में भी आपको बताएगा। अभी मिडल ईस्ट अगर एक तरह से आप कहें तो एक टाइम बॉम्ब के मुख पर बैठा हुआ है। इट इज जस्ट सिटिंग ऑन द माउथ ऑफ द टाइम बॉम्ब। अब एस्केलेशन किस तरफ जाएगा कहना मुश्किल है। ईरान इजराइल के बीच का वॉर ही काफी था। तभी अमेरिका के द्वारा ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स फुर्डो, नातांज और इस्फहान पर हमला टॉमहॉक मिसाइल से और बैंकर बस्टर बॉम्ब के माध्यम। एक दिन अचानक से जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि भाई यूएसए ने जिस तरह से यू टर्न माना। हालांकि मैं आपको बताऊं कि जो डोनाल्ड ट्रंप का कैरेक्टर है उसमें इस तरह का यू टर्न लेना अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं। ही इज अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल प्रेसिडेंट। तो उसके बारे में, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कोई भी भविष्यवाणी करना अपने आप में अपनी भविष्यवाणी को खतरे में डालना है। तो इसमें कुछ भी अंतिम रूप में नहीं कहा जा सकता। लेकिन चलिए हम पूरी घटनाक्रम को पहले अनफोल्ड करते हैं। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आप पेन पेपर लेकर बैठेंगे और जो आवश्यक और इम्पोर्टेंट चीजें होगी उसे आप नोट डाउन भी करेंगे। तो चलिए हम कहां से शुरू करें। बात आती है 13 जून 2025 की, जब इजराइल ने एक बार फिर कहर डाला और फिर एक हॉट वॉर शुरू हो गया वेस्ट एशिया में, जब इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान के महत्वपूर्ण जो परमाणु षड्यंत्र उसमें एक नाटान है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है। उसके समेत कम से कम 100 साइट्स पर 200 प्लेन्स और ड्रोन्स ने हमले किए और पूरी दुनिया सन्न रह गई, क्योंकि ईरान का जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ मिलिट्री लीडरशिप है और उसका विशेष रूप से जो ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के हेड थे वो सभी मारे गए। उसमें ऐसा लगा मानो ईरान की पूरी सरकार और पूरी इंटेलिजेंस एज वेल एज जो मिलिट्री एजेंसी है वो डायरेक्शनलेस या दिशाहीन हो चुकी है। अब चलिए उसके बाद ईरान ने भी अपनी तरह से इजराइल पर हमला किया। पलड़ा अवश्य इजराइल का भारी है और पीछे से यूएसए की बैकिंग भी है। अब डायरेक्ट बैकिंग हो ना हो, क्योंकि डायरेक्ट बैकिंग तो पहले नहीं था, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप के जिस तरह के वर्जन आ रहे हैं उसमें हम डायरेक्ट बैकिंग की संभावना को अस्वीकार नहीं कर सकते। तो चलते हैं, इस पर हम बाद में आते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं, इतिहास के उन पन्नों में ले चलता हूं जब ये नेशन बने थे और ईरान को वहां पर सत्ता परिवर्तन या ईरान को ध्वस्त करना या फिर ईरान को घुटने टेकवाना, क्या ये संभव है? क्या ऐसी संभावना दिख रही है? क्या इस युद्ध का कोई स्पष्ट परिणाम होगा? क्या इसका वर्ल्ड और वेस्ट एशिया के पॉलिटिक्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इंडिया कहां कहां अफेक्टेड हो सकता है? इन सारी चीजों पर हम विचार करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आप पेन पेपर लेकर बैठेंगे और जो आपके आवश्यक पॉइंट्स होंगे उनको नोट डाउन करने की भी कोशिश करेंगे। चलिए उस कॉन्फ्लिक्ट को हम बहुत शुरू से देखते हैं। तो आते हैं पीछे। यह आपके नॉर्दर्न अफ्रीका के कंट्री हुए, यह वेस्ट एशिया, और इनको मिला के वाना भी बोलते हैं। वाना मतलब आप नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया, जब बोथ आर कंबाइंड टुगेदर आर नोन एज वाना, उसका वो शॉर्ट फॉर्म है। इंटरनेशनल रिलेशन में उनको वाना भी कहा जाता है।
ये जो सारे देश है इसमें आप देखिए, अगर आप इंडिया के बॉर्डर पाएंगे साउथ एशिया में तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से शुरू होता है। अफगानिस्तान टेक्निकली सेंट्रल एशिया में पड़ता है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर ईरान आता है जो वेस्ट एशिया का पार्ट माना जाता है। उसके बाद इधर जो टेरिटरी है जिसमें आप सऊदी अरेबिया देखते हैं या पैलेस्टाइन देखते हैं, ये सब जो रीजन है, ओमान है, येमन है, और इधर इजिप्ट है, सूडान है, लीबिया है, अल्जीरिया है, ये सब अफ्रीकन सब ये जो आपके ये अरेबियन कंट्री माने जाते हैं। अरेबियन कंट्रीज में कुछ पार्ट तो उनका एशिया में पड़ता है और कुछ पार्ट उनका नॉर्दर्न अफ्रीका में पड़ता है। तो ये कंट्री हुए। अब चलिए इसके हम हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लें। देखिए, अब इजराइल की पैदाइशी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बाकी आप जिन देशों को देख रहे हैं जिन्हें आप अरब कंट्रीज कहते हैं, उसमें वेस्ट एशिया में पड़ने वाले अरब कंट्रीज की पैदाइश भी, उनका ओरिजिन भी कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लिकेशंस और विवाद के बाद हुआ है। दे वेर आर्टिफिशियल स्टेट्स क्रिएटेड बाय द वेस्टर्न पावर्स। वो एक तरह से कृत्रिम नेशन थे जो क्रिएट किए गए। तो चलिए हम पीछे कहाँ चलते हैं, वहां से फिर हम वर्तमान पर आते हैं। हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि इनका ओरिजिन किस तरीके से सारे देशों का हुआ। तो देखिए, जो नॉर्दर्न अफ्रीका में जो कंट्री पड़ते हैं उसमें एक ओरिजिनल कंट्री है इजिप्ट। यह इजिप्ट आप याद करें, यह इजिप्ट आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपने इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बारे में जाना होगा। हम आपको चूंकि प्रेजेंट पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज के तहत आपको ये लेक्चर दे रहे हैं, इसीलिए हम पास्ट से प्रेजेंट पर लाना चाहेंगे। तो लेकिन हालांकि मैं आपको बताऊं कि जो बॉर्डर हम एंशिएंट में देखते थे वो जो इजिप्ट था और आज जो इजिप्ट का नेशनल बॉर्डर है, ये दोनों बॉर्डर में अब काफी फर्क आ चुका है। हम उस इजिप्ट से इस इजिप्ट की परिकल्पना नहीं कर सकते। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, इजिप्ट इज एन ओरिजिनल सिविलाइजेशन एंड नॉट सिंपली ओरिजिनल सिविलाइजेशन, बट इट वाज द वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। मतलब हम आपको कहना चाहते हैं कि चलिए वो बात नहीं है, लेकिन जो मिस्र की सभ्यता है वो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में एक है, जिसमें आपने हड़प्पा सभ्यता भारत में और वेस्ट एशिया में आपने जो मेसोपोटामिया की सभ्यता कही होगी, उसका अधिकांश भाग आज ईरान है, उस मेसोपोटामिया की सभ्यता का। और उसके बाद इधर इंडिया में तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ, उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे इजिप्ट है वह एक बहुत ही प्राचीन और ओरिजिनल स्टेट है, ईरान है वो एक ओरिजिनल स्टेट है। इंडिया की तो बात ही छोड़िए, इट इज सपोज टू बी द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। तो इंडिया तो अपने आप में इस बात का गर्व भी इंडिया को है कि हम दुनिया का एक, मतलब इंडिया के बारे में कहा जाता है कि इंडिया इज एन ओल्ड सिविलाइजेशन बट अ न्यू नेशन। भले ही हम एक नेशन के रूप में अपने आप को 70 ईयर्स से काउंट करें, हालांकि यह भी अपने आप में डिस्प्यूट है, इस तार को हम नहीं छेड़ना चाहेंगे, लेकिन हाँ एक मान के चलते हैं कि एक मॉडर्न नेशन या आज जो नेशन का कॉन्सेप्ट है उस बेसिस पर हम लगभग 75 ईयर से चल रहे हैं, 70 ईयर से चल रहे हैं, लेकिन हम सिविलाइजेशन लगभग 5000 वर्ष पुराने हैं। लेकिन ये जो आप जितने ये कंट्री देख रहे हैं, जिसमें एक टर्की हुआ करता था, वो मिडिवल टाइम से एग्जिस्ट कर रहा था, और ये जो सीरिया, इराक, जॉर्डन, ओमान, यमन, ये जितनी कंट्री आप देख रहे हैं, लेबनान, इजराइल, ये सब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पैदा हुआ है। सो दे आर बेसिकली क्रिएटेड बाय द वेस्टर्न मैंडेट। ये पश्चिमी शक्तियों के मैंडेट के द्वारा क्रिएट हुआ है। तो इसमें एक बहुत बड़ा उलझन है वेस्ट एशिया और नॉर्दर्न अफ्रीका के इस रीजन में। अब इधर इजिप्ट को छोड़कर नॉर्दर्न अफ्रीका में आपको जैसे लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, सूडान, ये सब जितने भी कंट्री आपको दिख रहे हैं, ये कंट्री भी एक तरह से कॉलोनियल पावर के द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तो नहीं, बहुत पहले ही, बट 19वीं सेंचुरी में जो बर्लिन कांग्रेस बना था, वो बर्लिन कांग्रेस जिसकी अध्यक्षता जर्मनी में बिस्मार्क ने की थी, तो अफ्रीका का जो मॉडर्न बाउंड्री है उसमें से बहुतों की बाउंड्री उस समय खींची गई, फिर लगातार कॉलोनियल पावर के द्वारा बाउंड्री खींची गई। तो अफ्रीकन नेशंस की भी जो बाउंड्री हो आर्टिफिशियल बाउंड्री है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईरान है, हालांकि बॉर्डर तो चेंज होता रहा है,
बट ईरान भी उतना ही पुरानी सभ्यता है लगभग जितना कि आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन देखा था या भारत की वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपने सुन रखा था। और जब आपने मौर्यन एम्पायर के बारे में सुना होगा भारत में, उसी कॉन्टेम्पररी में आपने अखमेनिड एम्पायर के बारे में सुना होगा। आपको याद होगा, आप इतिहास में अपने मेमोरी पर बल दीजिए, आपको पता चलेगा डेरियस फर्स्ट भी अशोक की तरह मतलब 250 वर्ष पहले वो पिलर बनवाता था। उसके बाद आगे आइए तो मेडिवल एज में जिस समय मुगल का यहाँ रूल था, वहां पर सफाविद शिया का रूल था। अब उस इस्लामीकरण उसका कैसे हुआ उसकी भी अपनी कहानी है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, इसी पर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन कल्चर पर पूछा था। एल बैशम एक मतलब इंडोलॉजिस्ट हैं एंड एल बैशम का ही बुक है द वंडर दैट वाज इंडिया। उसी से वो क्वेश्चन निकालकर लेकर उसके प्रीफेस से क्वेश्चन लेकर स्टूडेंट्स को पूछा गया था। तो इसलिए मैं रेकमेंड भी प्राय करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि भाई अगर तो आपको कल्चर पढ़ना है तो अगर आपको कभी मौका मिले तो कम से कम एल बैशम से उनके कुछ चैप्टर्स जरूर पढ़िए। उसके प्रीफेस में यह था कि मेसोपोटामिया, मिस्र और यूनान की सभ्यता के विपरीत जो मतलब भारत की सभ्यता अविच्छिन्न रूप में चलती रही, मींस कि इंडियन सिविलाइजेशन कंटिन्यूड अनइंटरप्टेडली। तो क्यों हुआ कि जैसे मान लो मेसोपोटामिया है तो अनइंटरप्टेडली भारत की सभ्यता अनइंटरप्टेडली इसलिए कंटिन्यू किया क्योंकि हमारी सभ्यता में निरंतरता इसलिए बनी रही कि हमारी सभ्यता को इस्लाम ने जीत भी लिया तो अभी हिंदू आइडेंटिटी कभी मिटी नहीं। लेकिन 7वीं सेंचुरी में ईरान को, जिसको आप अखमेनी एम्पायर का है, उसके बाद एक सासानियन एम्पायर बना था, अखमेनी एम्पायर का सक्सेसर। तो सासानियन एम्पायर को इस्लाम की सेना ने जीत लिया। सो ईरान वाज थॉरोली इस्लामाइजेशन, जबकि इंडिया अनइंटरप्टेड रूप से वह सभ्यता आज तक चल रही, जिसमें एक तरफ मंदिरों में घंटे बज रहे थे, मस्जिदों में अजान दिए जाते रहे थे, और मुस्लिम इन्वेडर्स जो इंडिया में आए थे वो वर्ल्ड में पहले ऐसे इन्वेडर्स थे जो दे हैव स्टार्टेड हियर एज अ माइनॉरिटी कम्युनिटी एंड दे रिमेन टू बी माइनॉरिटी टिल टुडे। मतलब उन्होंने अल्पसंख्यक की तरह शुरू किया और अल्पसंख्यक ही रह गए, क्योंकि यहां पर बहुत तेजी से इस्लामीकरण नहीं हुआ। जबकि वही आप मिस्र में देखें को जब जीता इस्लाम की सेना ने, पैगंबर मोहम्मद जो थे वो पैगंबर के डेथ के ठीक 8 वर्षों के बाद तो मिस्र उसका इजिप्ट का कंप्लीटली इस्लामाइजेशन, इस्लामीकरण हो गया, वो एक मुस्लिम कंट्री बन गया। ईरान भी एक मुस्लिम कंट्री बन गया, इसका थॉरोल इस्लामाइजेशन हो गया, इंडिया का नहीं हुआ। चलिए वो तो एक अलग बात हुई। तो ये सब कंट्री इस तरह से हुई। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहानी यूं शुरू होती है कि वेस्टर्न कंट्रीज का हस्तक्षेप इन क्षेत्रों में होना शुरू होता है, और वह बात शुरू होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय। यहाँ पर जो आज टर्की देख रहे हैं, जिसका आप टर्की के जो अभी प्रेसिडेंट कम डिक्टेटर का नाम सुना ही होगा, जिसको अब तुर्की कहा जाता है, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे। तो इसका जो प्रेसिडेंट कम डिक्टेटर है उसमें आपने नाम एक सुना होगा, एर्दोआन, रेसेप तय्यिप एर्दोआन इसका पूरा नाम है। तो आज जो आपको ये छोटा सा टर्की दिख रहा है, एक समय ये ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, और ये जितना वेस्ट एशिया में आज जितना भी ईरान को छोड़कर आप जितना भी कुवैत, बहरीन, कतर, इराक, जॉर्डन, पैलेस्टाइन टेरिटरी, सऊदी अरेबिया, इराक की जितनी भी कंट्रीज आप देख रहे हैं, नेशन देख रहे हैं आज, ये सभी उस ऑटोमन एम्पायर के स्टेट थे, उसकी जागीर थी, उसका एरिया था। और ऑटोमन एम्पायर एक इतना बड़ा एम्पायर था, इतना जाइंट एम्पायर था, इतना विशालकाय एक साम्राज्य था, जो उत्तरी अफ्रीका से लेकर वेस्ट एशिया और ईस्टर्न यूरोप के एक बड़े क्षेत्र पर शासन करता था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चूंकि ब्रिटिश का वो शत्रु था, ऑटोमन साम्राज्य लड़ रहा था जर्मनी के पक्ष से, इसलिए जानबूझकर ब्रिटेन ने अरब क्षेत्र में उसके विरुद्ध एक विद्रोह भड़काया। और उस समय मक्का का ग्रैंड शरीफ हुसैन हुआ करता था, उसे वादा किया ब्रिटेन ने कि हम आपको सेना देंगे और आप अगर आप विद्रोह खड़ा करोगे तो इस विद्रोह के बाद, इसमें ब्रिटेन और फ्रांस दोनों की मिलीभगत थी, उसमें दोनों मित्र राष्ट्र हुआ करते थे, एलाइड पावर्स हुआ करते थे, कि अगर आप उस क्षेत्र को आजाद करवा दोगे तो हम आपको वादा करते हैं कि हम
अभी वर्तमान में तो आपको सेना से मदद कर ही रहे हैं, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम बड़े आराम से आपको एक पूरे अरब क्षेत्र को मिलाकर एक नेशन बना देंगे। तो उसने प्रॉमिस यह किया, लेकिन यहां पे इसके मन में चोट था, ब्रिटेन का ईमान सही नहीं था। he was completely and thoroughly dishonest to his promise। उसने इधर फ्रांस के साथ, वो ईमानदार नहीं था, वो फ्रांस के साथ मिलकर इधर एक अलग तरह का एग्रीमेंट कर लिया था। उस एग्रीमेंट के नाम को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर रख सके तो अच्छा है। यह एग्रीमेंट भी हुआ था 1915 में, उसको बोलते हैं साइक्स-पिकॉट एग्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड साइक्स-पिकॉट। जैसे इस एग्रीमेंट का नाम है साइक्स-पिकॉट एग्रीमेंट। साइक्स-पिकॉट समझौता। और यह समझौता कब हुआ? तो 2015 में हुआ। अब ये 2015 में इन दोनों के बीच एक सीक्रेट ट्रीटी, गुप्त समझौता हुआ कि आपस में हम लोग बांट लेंगे, और वही हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, और पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में हालांकि अमेरिकन प्रेसिडेंट विल्सन 14 सूत्री कार्यक्रम, 14 पॉइंट प्रोग्राम और बड़ी बड़ी बातें लेकर आए, लेकिन वहां उनकी चली नहीं। और जो पेरिस शांति सम्मेलन है, वो पेरिस शांति सम्मेलन में बेसिकली इन पूरे क्षेत्र को मैंडेट के तहत बांट लिया गया। मैंडेट का मतलब हुआ कि एक आदेश पत्र दिया जाता था। मैंडेट का मतलब हुआ संरक्षक। संरक्षक का मतलब है कि ब्रिटेन के संरक्षण में, मतलब अरब क्षेत्र को बांट लिया गया, और ब्रिटेन के संरक्षण में इराक और फिलिस्तीनी क्षेत्र को दे दिया गया, और फ्रांस के संरक्षण में लेबनान। माने एक कोई मैंडेट प्रणाली थी। अब मैंडेट प्रणाली का हम आपको विस्तार से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि विस्तार से कहने पर टाइम लग जाएगा। सम टोटल आप यही जान लीजिए कि जो मैंडेट प्रणाली है, वो मैंडेट प्रणाली कहीं ना कहीं एक तरह से उपनिवेशवाद का ही, कॉलोनियलिज्म का ही एक छिपा हुआ रूप था कि भाई चलो हम तुम्हारे यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि तुम ऐसे अपने इस लायक अभी नहीं हुए हो कि तुम अपनी सरकार स्वयं चला सको, सो दैट्स व्हाई यू आर हेल्पिंग यू। तो यही लेबनान, और दूसरा था सीरिया, इसको फ्रांस के मैंडेट में दे दिया गया। तो मतलब ये बट गए। अब ये हो गए मैंडेट के तहत चले गए ब्रिटेन और फ्रांस के, मतलब पूरा अरब क्षेत्र बट गया। उसके बाद जॉर्डन 1911 में ही हो गया था। 1961 में कुवैत का सृजन हुआ। तो उसी तरह से बहरीन, कतर सभी टाइम के साथ बनते चले गए। जिन्हें आप सऊदी अरब कहते हैं, उनका शुरू का नाम था हिजाज। सऊदी अरब का नाम हुआ करता था हिजाज, और हिजाज में पहले एक हुसैन को वहां का शासक बनाया गया था। बाद में वहां पर इब्न साउद का उद्भव हुआ, और फिर 1932 में यह सऊदी अरेबिया के नाम से, यानी एक तरह से वहां पर वंशानुगत शासक हो गया। इब्न साउद के वंशज स्थापित हो गए। ये इब्न साउद की पर्सनल जागीर जैसी बन गई, और ये कहलाई सऊदी अरब। हिजाज बन गया सऊदी अरब। तो मोटे तौर पर यह बताने का मेरा मतलब यह है कि इस तरह से वादा तो किया गया था कि हम पूरे अरब क्षेत्र का देकर एक अरब राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन अरब राष्ट्र नहीं बनाया गया, बल्कि अरब राष्ट्र को कई टुकड़ों और पार्ट में तोड़कर ब्रिटेन और फ्रांस ने उसे अपने एक तरह से इनडायरेक्टली अपनी कॉलोनी और प्रत्यक्ष रूप में अपना उपनिवेश बना लिया। हालांकि चलिए बाद में इन सबको आज़ादी मिली, जैसे लेबनान, फ्रांस, ये सब 1941 में स्वतंत्र हो गए। जो इराक है वो लगभग 1932 में फ्री हुआ। फिर ये फिलिस्तीनी क्षेत्र है, एक गुत्थी देखिए, ये ब्रिटेन के संरक्षण में था, ये फिलिस्तीन। अब ये जो फिलिस्तीन क्षेत्र जो ब्रिटेन के संरक्षण में था, अब यहीं से एक समस्या आई, क्योंकि ब्रिटेन ने तब तक क्या किया था कि इधर अरब लोगों को भी वादा किया था कि हम आपको राष्ट्र दे देंगे। उधर क्या हुआ कि एक यहूदी थे, तो यहूदी को अपना कोई मुल्क नहीं था, वो यूरोप से लेकर अमेरिका तक फैले हुए थे। दुर्भाग्य यह रहा कि यहूदी भी पीड़ित थे, क्योंकि वो जहां भी जाते थे उनका उत्पीड़न होता था। तो एक यहूदी डायस्पोरा क्लास पैदा हो गया था, क्योंकि धनाढ्य तो थे ही, सक्सेसफुल बिजनेसमैन तो थे ही। डायस्पोरा का मतलब है कि उनका जो
एक बाहरी एलिमेंट्स डेवलप कर गया था और उन सबों ने काफ़ी पैसे भी इकट्ठे कर लिए थे। और जो डायस्पोरा जो यहूदियों का होता था एक वर्ग था, उस डायस्पोरा की बैठक समय समय पर होती थी और उनकी एक ही चाहत थी, एक ही मांग थी कि हमें आप एक अलग नेशन बनने दो। खैर चलिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय उन्होंने अपने तरीके से ब्रिटेन और फ्रांस की कुछ सहायता की थी। तो ब्रिटेन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मध्य ही 1917 में एक घोषणा लाई, जिस घोषणा को बोलते हैं बाल्फोर घोषणा। बाल्फोर घोषणा में कहा गया कि दैट इज कॉल्ड बाल्फोर डिक्लेरेशन, यानी बाल्फोर घोषणा में कहा गया, उनका ये कहना था बाल्फोर घोषणा में 1917 के, कि यहूदियों को एक स्वतंत्र राष्ट्र फिलिस्तीनी क्षेत्र में दिया जाएगा। अब कहोगे फिलिस्तीनी क्षेत्र में ही क्यों? तो इसी फिलिस्तीनी क्षेत्र से यहूदी कभी भागकर गए हुए थे जब रोमन साम्राज्य ने उनका उत्पीड़न किया था। बताइए, जो घटना आज से लगभग 2500-2500 वर्ष पहले हो गई, इस तरह अगर दुनिया में सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में लौटते रहे तब तो मुश्किलें हो जाएगी, कमाल हो जाएगी। और अगर सभी जो अलग अलग रेश है, अलग अलग नस्ल के लोग हैं और अलग अलग नेशन चाहेंगे तो दुनिया में नेशन कैसे मिल पाएगा, आप ही बताइए। जैसे देखिए, आज क्या है कि हमारे पास लैंड की कमी हो गई है, तो हर आदमी की कोठी नहीं बन सकती, तो लोग फ्लैट से भी तो काम चलाते हैं। तो हम क्यों न कई रेसेस मिलकर साथ एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के तहत हम एक नेशन बनाए, एक हम मल्टी नेशनल या डाइवर्सिफाइड नेशन बने। हम एक ऐसा नेशन बने जिसको सिविक नेशनलिज्म कहते हैं, जिसका इंडिया भी एग्जाम्पल है। हालांकि अगर हमारा नेशनल मूवमेंट सफल होता और अगर लीग की पॉलिटिक्स और ब्रिटिश के इस तरह का पॉलिटिक्स नहीं होता और सिचुएशन ऐसा नहीं होता, तो आज पाकिस्तान हिंदुस्तान भी साथ मिलकर रह रहा होता। लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से तो कोई अड़चन नहीं हुई, जो हुआ उधर से अड़चन हुई और अंत में उसने अपना नेशन पार्ट बांट लिया। लेकिन कितना विफल रहा हो तो आप जानते हैं। वही चीज आपको इजराइल में हुआ कि एक सबस्टेंशियल पॉपुलेशन फिलिस्तीनी की थी। यह एक विवादास्पद मुद्दा हुआ, यह मुद्दा यूएनओ में गया, यूएनओ ने भी पक्षपात किया और फिलिस्तीनी क्षेत्र को बांट दिया कि इजराइल और फिलिस्तीनी दो अलग अलग नेशन होंगे। उस समय फिलिस्तीनी और अरब क्षेत्र ने इस पूरी वर्डिक्ट को, जो यूएनओ का वर्डिक्ट था, वो बहुत आपत्तिजनक मानते हुए उसको अस्वीकार कर दिया और फिलिस्तीनी ने दो राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया था अरब देशों के प्रोत्साहन पर, जो मुस्लिम कंट्रीज है उनके अन्य मुस्लिम कंट्रीज के प्रोत्साहन पर। लेकिन अब नौबत यह है कि वही फिलिस्तीनी एक सेपरेट नेशन चाहते हैं और उसके लिए तड़प रहे, लेकिन आज उनको नेशन नहीं मिल रहा। इसी बीच आपको मैं फिलिस्तीनी में भी पीछे बता चुका हूं कि बहुत उहापोह आया, एक उथल पुथल आया, एक फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा बना, यासिर अराफात आए, उन्हें बहुत समय तक लीड किया। फिर वो पार्टी फतह पार्टी का रूप ले ली और फतह का मुखिया बने आपको मोहम्मद अब्बास, जो अभी हैं, अभी मुझे लगता है 90 वगैरह उम्र उनकी टच हो रही होगी। लेकिन जो महमूद अब्बास है या मोहम्मद अब्बास है, अब नाउ ही हैज़ बीन अनपॉपुलर, उनकी पॉपुलैरिटी अब गिर चुकी है। और वहाँ पर हमास एक पॉपुलर पार्टी के रूप में उदित हुई थी, लेकिन वो हमास साथ ही साथ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह भी काम कर रही थी, जिस हमास के विरुद्ध, जो हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर टेररिस्ट हमला किया था, उसके जवाब में इजराइल ने लगभग 55,000 फिलिस्तीनियों को इरेज, मतलब एथनिक क्लिंसिंग कर दी। तो ये जो आप पूरी घटनाक्रम देखते हैं, इससे आपको यह पता चलता है कि ऐतिहासिक रूप से पूरा एरिया कॉम्प्लिकेटेड बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, जब एक मैंडेट के तहत जब अरब नेशन को बांटकर अलग अलग एक नेशन के रूप में उसको क्रिएट कर दिया गया और छोटे छोटे नेशन बनाकर और उसको वेस्टर्न कंट्रीज के कॉलोनी की तरह मैंडेट में उनको बांट लिया गया। वहीं से उनका गुस्सा शुरू हुआ। फिर फिलिस्तीनी क्षेत्र में यहूदियों को बसाया जाना, उसने वहाँ के कॉम्प्लिकेशंस को और भी बढ़ा दिया। अब ये चीज़ें यहाँ इनके ओरिजिन के बारे में पता चल गया होगा। अगर आप नॉर्दर्न अफ्रीकन राष्ट्र के ओरिजिन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बर्लिन कांग्रेस को पढ़ें, 19वीं सेंचुरी में आप अफ्रीकन कॉलोनाइजेशन को पढ़ें। आज भी आप अफ्रीकन नेशन को देखेंगे, जो अफ्रीकी राष्ट्र हैं, आज भी उनके अगर आप
भौगोलिक सीमा को देखेंगे तो एकदम सीधी लगता है कि स्केल पर कोई सीधा करके लाइन खींचा है, क्योंकि बर्लिन में बिस्मार्क ने पेन और पेपर लेकर उस क्षेत्र को नेशन के रूप में बांट लिया था। तो वो सब भी आर्टिफिशियल नेशन के रूप में क्रिएटेड हैं, लेकिन वो थोड़ा पहले हैं और ये सब बाद में है। इनके ओरिजिन के बारे में पता चल गया होगा। तो ये हुई उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक। इसी बीच एक और झटका वहां पर लगना है जिसको आप कहते हैं अरब राष्ट्रवाद, क्योंकि एक अरब राष्ट्रवाद तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक और झटका लगना है जिसे आप कहते हैं पेट्रो इंपेलिज्म। पेट्रो इंपेलिज्म कहा जाता है जो पेट्रोलियम, जो पेट्रो जिसको आप हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन के भंडार पर कब्जा करने के लिए धीरे धीरे जो अब इसके बाद दौर शुरू होता है पेट्रो इंपेलिज्म अर्थात पेट्रोलियम साम्राज्यवाद का। पेट्रोलियम साम्राज्यवाद ऐसा हुआ कि अब धीरे धीरे इन अरब क्षेत्र और वेस्ट एशिया के इन नेशंस में, इस राष्ट्र में तेल के कुएं निकलने लगे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, चूंकि 1911 में पहली बार ऐसा हुआ था कि ब्रिटेन ने अपने जहाजों को स्टीम इंजन से इंटरनल कंबस्टन इंजन में डाला था, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुका था। पहले जब स्टीम इंजन था तो कोयले का प्रयोग होता था, अब जबकि इंटरनल कंबस्टन इंजन आ गया तो कोयले की जगह अब पेट्रोलियम ईंधन के रूप में प्रयोग होने लगा। तो अब पेट्रोलियम की काफी महत्व बढ़ गया और कई देशों में पैदा होने लगा। 1938 में जो सऊदी अरेबिया है वहां तेल का कुआं निकला, अमेरिका वहां आ फटका। वहां पर अमेरिका ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था आरामको। स्टैंडर्ड ऑयल भी कंपनी बनी थी, तो आरामको कंपनी बनी और फिर अमेरिका ने उसका तेल निकालना शुरू कर दिया। मतलब एक्चुअली होता क्या था कि इन लोगों के कच्चे माल के रूप में पेट्रोलियम तो थे, लेकिन पेट्रोलियम का जो रिफाइनिंग होती थी, उसका जो शोधन होता था, वो शोधन करने की तकनीक ही इनके पास नहीं थी। वेस्टर्न कंट्रीज के पास टेक्नोलॉजी थी, तो उसी के बहाने इनके पेट्रोलियम भंडार पर वो सब कब्जा करके बैठ गए और एक तरह से उसका मुनाफा भी खुद खाने लगे और उसके पेट्रोलियम को अपने तरीके से एक्सट्रैक्ट करने लगे। मतलब इतना ज्यादा मात्रा में निकालने लगे और उनका भंडारण करने लगे, स्टोरेज करने लगे कि उन्हें डर हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में हमारा पेट्रोलियम भंडार डिप्लीट हो जाए, मतलब कि वो बिल्कुल से उसका मात्रा ही समाप्त हो जाए, वो एग्जॉस्ट कर जाए हमारे सोर्सेस और हमारे पास फिर पेट्रोलियम ना बच जाए। तो ये कहीं ना कहीं फियर, कहीं ना कहीं भय उनके मन में बना हुआ था। इसी क्रम में क्या हुआ कि जैसे सऊदी अरेबिया से अमेरिका का उसी समय एक डील हुआ और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, खासकर मैं आपको बताता हूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में, आर्थिक महाशक्ति के रूप में ब्रिटेन का पतन हो गया और वहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए का उत्थान हुआ। तो यूएसए ने अब पाउंड की तुलना में डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी के रूप में ढालने का प्रयत्न किया। तो उसने सऊदी अरेबिया के साथ एक डील किया कि पेट्रोलियम जो बिकेगा वह डॉलर में बिकेगा और बदले में हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो दोनों के बीच एक तरह का सीक्रेट डील हो गया और धीरे धीरे अमेरिका अरब क्षेत्र में अपना प्रभाव क्षेत्र जमाने लगा। इसी क्रम में एक घटना हुई, जो घटना मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअली जब जैसे अमेरिका सऊदी अरेबिया में पेट्रोल का एक्सट्रैक्शन कर रहा था, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कर रहा था, उसमें एक ब्रिटिश एक अमेरिकन कंपनी थी आरामको, जैसा मैंने आपको बताया। उसी तरह से एक कंपनी बनी थी, उस कंपनी का नाम था एंग्लो ईरानी कंपनी, जो ईरान, मतलब जो एक ब्रिटिश कंपनी थी और ईरान की जो पेट्रोलियम उसकी रिफाइनिंग करती थी और ईरान में वो कंपनी कार्य करती थी। लेकिन उसी क्रम में क्या हुआ कि धीरे धीरे अब स्थिति वहां पर बिगड़ने लगी, क्योंकि वहां पर एक गवर्नमेंट थी, एक सरकार थी, जो सरकार ने ऐसा महसूस किया कि भाई ये तो हमारा पूरा पेट्रोलियम भंडार ही समाप्त कर दिया जा रहा है और बड़े सस्ते दर पर हमें रॉयल्टी भी नहीं दी जा रही, हमारा शोषण किया जा रहा। तो 1951 में जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया कि ब्रिटेन का जो एंग्लो ईरानी कंपनी है
उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, नेशनलाइजेशन कर दिया। माय फ्रेंड्स, आप लोग राष्ट्रीयकरण का मतलब वहां समझ गए होंगे कि उस कंपनी को अपने देसी कंपनी बना ली और ब्रिटेन को वहां से छुट्टी करवा दी। अब ब्रिटेन को धक्का लगा, क्योंकि उसकी तो पूरी इकोनॉमिक जो सोर्स था वो भी चला गया, और जो पेट्रोलियम का पर जो ईरान के पेट्रोलियम पर उसका नियंत्रण था वो भी लगभग समाप्त हो गया। तो वही सिचुएशन है कि ब्रिटेन यूएसए की तरफ देखा, क्योंकि उस समय तक वर्ल्ड का और अरब क्षेत्र का गार्जियनशिप धीरे धीरे यूएसए अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा था। और एक कहावत आपने सुनी होगी, खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग पकड़ता है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को लग रहा था कि आज यही जो गेम ईरान ने खेला है, कहीं इसी से प्रेरित होकर बाकी अरब कंट्रीज भी और बाकी जो वेस्ट एशियन जो ऑयल प्रोड्यूसिंग जो तेल उत्पादक देश हैं उनकी भी नीयत न कहीं खराब होने लगे। तो इसलिए ब्रिटेन ने 1953 में ईरान में एक मोसादेक की सरकार थी, वो थोड़ी समाजवादी रुझान वाली सरकार थी, उस सरकार का तख्ता पलट दिया और उसकी जगह अपनी एक पिट्ठू सरकार स्थापित कर दी जिसका नाम था रजा शाह पहलवी, यानी वो पहलवी की सरकार थी। उसी को आपने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा, शाह की सरकार। ये घटना कब की है? तो अब आप लोग अपना डेवलपमेंट भी देखते जाइए। डेवलपमेंट है पेट्रोलियम साम्राज्यवाद में ईरान की प्रतिक्रिया, रिएक्शन ऑफ ईरान तथा एंग्लो ईरानी कंपनी का राष्ट्रीयकरण। एंग्लो ईरानी कंपनी का राष्ट्रीयकरण। चलिए, अब ये हो गया, ये घटना है 1951 की। इधर सऊदी अरेबिया में यूएसए है, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी यहां काम कर रही है। तो ये आप मोटे तौर पर समझ लीजिए। अब आप यहां से देखिए, कॉम्प्लिकेशन शुरू होगा कि 1953 में ईरान में अमेरिकी समर्थक शाह की सरकार, अमेरिकी समर्थक शाह की सरकार की स्थापना। अगर शाह का पूरा नाम आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, रजा शाह पहलवी। शाह की सरकार की स्थापना। तो इस तरह से अमेरिकी समर्थक शाह की सरकार की स्थापना हो गई और ये शाह की सरकार 53 से 79 तक शासन किया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही जो शाह की सरकार है, पिता पुत्र दोनों ने शासन किया, लेकिन धीरे धीरे ईरान में विशेषकर जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स थे, रूढ़िवादी तत्व थे, क्योंकि देखिए क्रांति के दो माध्यम होते हैं। क्रांति का माध्यम एक होता है आधुनिक विचारधारा, दूसरा माध्यम बनता है पुरातन पंथी जो उलेमा होते हैं या जो पुरातन पंथी रूढ़िवादी होते हैं। वो अति राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर या धर्म के नाम पर लोगों को संगठित करते हैं और फिर वही साम्राज्यवादी शक्ति से लड़ते हैं। तो ईरान में बेसिकली जो पश्चिमी साम्राज्यवाद है उसके विरुद्ध वहां के रूढ़िवादी तत्व खड़े हो गए, जिनमें उलेमा लोग थे। उसी में एक नाम था आयतुल्लाह खुमैनी। ही वॉज ए क्लेरिक, वो एक उलेमा था और कहीं बाहर भी कुछ समय के लिए चला गया था और फिर उसी ने वहां पर एक जनाधार कायम किया और 79 में ईरानी क्रांति हो गई। आप लोग देखिए, ये ईरानी क्रांति है, इसको समझे बिना आप आज के अरब क्षेत्र के प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएंगे। तो ईरानी क्रांति हुई। इधर एक इजराइल ऑलरेडी बन चुका है। तो मैं आपको बताऊं कि इजराइल जो बना था, तो इजराइल को अरब कंट्रीज विरोध कर रहे थे, ये तो सही है, लेकिन अमेरिका के पनाह में इजराइल जी रहा था और उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के साथ और कुछ जो अन्य शाह सरकार है उनको अपने प्रभाव क्षेत्र में लिया हुआ था। तो इसलिए क्या था कि अमेरिका के होने से, हालांकि इजराइल और अरब देश के बीच 3 युद्ध उस समय हुए। 1948 में एक हुआ, फिर 67 में हुआ और 73 में हुआ। तो इस सब होने से क्या हुआ कि
हर युद्ध में इजराइल की जीत हो गई अमेरिकी हथियारों की बदौलत। हालांकि 73 में अरब देश अमेरिका से नाराज भी हुए थे और उन्होंने एक इकोनॉमिक एक तरह से पेट्रोल का एम्बार्गो भी ले आया था। पेट्रोल का एम्बार्गो का मतलब है कि 73 में उन्होंने पहले तो पेट्रोलियम की बिक्री की ही नाकेबंदी कर दी और फिर उसके दाम, उसकी जो कीमत थी उसको 4 गुना बढ़ा दिए। तो देखिए, मेरा अपना मानना है, जो मैं बार बार आपको कहता हूं कि इतिहास के बैकग्राउंड को समझे बिना ना तो हम इंटरनेशनल रिलेशंस को समझ पाते हैं, ना ही हम इकोनॉमी को समझ पाते हैं। जैसे आप कभी भी इंटरनेशनल इकोनॉमी में पढ़िए, आपको अगर इकोनॉमिक थियरी पढ़नी हो तो आप उसमें 1973 की ऑयल क्राइसिस को, 1973 के तेल संकट को समझे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो 1973 में एक तेल संकट हुआ और 1979 में फिर तेल संकट हो गया, क्योंकि 1960 में क्या हुआ था, कुछ कंट्रीज जो अरब कंट्रीज और वेस्ट एशिया के कंट्रीज थे, उन्होंने आपस में मिलकर बना लिया था ओपेक। ओपेक का आपने नाम सुना होगा, आज भी है। उसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ओपेक माना, ओपेक ने पहले तो 1973 में अपना करामात दिखाया, फिर 1979 में पेट्रोलियम की कीमत 6 गुना ज्यादा बढ़ा दी। तो अब पेट्रोलियम बन गया ब्लैक डायमंड, दुनिया में इतना ज्यादा महंगा हो गया। इसी को 1977 के दशक का हम तेल संकट कहते हैं। यही तेल संकट पूरी दुनिया की इकोनॉमी और अंतर्राष्ट्रीय संबंध दोनों को प्रभावित किया है। तो इसलिए जब भी ये बात होगी, अब क्लास में भी मुझे समस्या होती है, प्रॉब्लम इसलिए, और इसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए मेरी कोशिश होती है कि पहले वर्ल्ड हिस्ट्री स्टूडेंट्स जाने और उसके बाद वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की तरफ चले या अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी की तरफ चले। क्योंकि हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए होता है, और उसमें एक घटना से दूसरे का रिलेशन है। उसको हम नहीं समझेंगे तो आगे वाले को नहीं समझेंगे, उसे नहीं समझेंगे तो आगे वाले को नहीं समझेंगे। अब जैसे बहुत सारे न्यूज़ आते हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं, उसमें आर्टिकल्स होते हैं, तो हम लोग तो समझ जाते हैं, या फिर जिनका बैकग्राउंड क्लियर है वो तो समझ जाते हैं। स्टूडेंट्स उनका यूज इसलिए नहीं कर पाते हैं कि कभी उनको दौरा के तेल संकट की तरफ ले जाता है, कभी ले जाता है 1979 की ईरानी क्रांति की तरफ, कभी वो साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट की तरफ ले जाता है, कभी ले आता है सीधा उनको ले आकर पटक देता है मतलब 2002 में, या जिसको आप कहते हो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको जकपुआ बोलते हैं, 2015 में बना। कभी डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट टेन्योर पर चले जाते हैं, कभी डोनाल्ड ट्रंप के सेकंड टेन्योर पर चले जाते हैं। तो जब तक उन सबके बीच हमें एक कनेक्टिविटी नहीं दिखेगी तब तक हम इन बातों को समझ नहीं सकते हैं। यही हम हमेशा स्टूडेंट्स को यही मैसेज देना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग आ गए, ईरानी क्रांति हुई और ईरानी क्रांति का शाह की सरकार का तख्ता पलट हो गया, एंड ड्यू टू दिस कू जो शाह है उसको देश छोड़कर भागना पड़ा। वो भी राजा पहलवी ही था, देश छोड़कर भागना पड़ा। अब वहां आ गया आयतुल्ला खुमैनी, वो बन गया शिया, और शिया क्लरिक था। तो सुन्नी देश थे, वहां पर भी देखिए इस्लाम में हमेशा एक समस्या रही है, क्योंकि आज जो आप जिसको नेशन स्टेट देखते हैं, वो नेशन स्टेट के साथ इस्लाम का, इन दोनों का कोई मेल एक तरीके का नहीं है। क्योंकि इस्लाम में उम्मा की अवधारणा कहीं कहीं आपको मिलेगा। उम्मा का मतलब है, उसको बोलते हैं मुस्लिम मिल्लत, कि हम पूरे मुस्लिम एक हैं। जैसे आप देखोगे, जैसे आपने अगर कम्युनिज्म के या मार्क्सिज्म के बारे में पढ़ा होगा और कार्ल मार्क्स की थियरी के बारे में जाना होगा, तो कार्ल मार्क्स क्या बोलता है? कार्ल मार्क्स यह बोलता है कि विश्व क्रांति हम करेंगे, मतलब समाजवाद, पूरी दुनिया में समाजवाद होगा। तो उसी तरीके से जो इस्लाम है वो भी इस्लाम में पूरी दुनिया में फैलने की बात करता है। इस्लाम कभी भी नहीं कहता है कि मेरा एक नेशन होगा। नेशन का कॉन्सेप्ट वेस्ट का है, लेकिन वेस्ट ने जो इस्लामी वर्ल्ड को नेशन में बांट दिया, तो अब 2 मॉडल वहां पर मिल गया, एक नेशन स्टेट का मॉडल और एक उम्मा का मॉडल। तो हमेशा इसी बीच वो कंफ्यूज होता रहता है, क्योंकि वहां के जो हुक्मरान हैं उनको तो नेशन स्टेट मानना पड़ता है, जो उलेमा और काजी हैं वो कहते हैं कि हम उम्मा की बात मानते हैं, हम नेशन को नहीं मानते। वही प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ है। तो हर जितने भी मुस्लिम देश हैं उनको ये समस्या झेलनी पड़ती है कि नेशन को लेकर चले, उम्मा को लेके। इन उम्मा केवल अब थियरी में रह गई है, उम्मा का कोई कॉन्सेप्ट रह नहीं गया व्यवहार में।
पॉलिटिकल इस्लाम है वो उम्मा का नाम तो बार बार लेता है, लेकिन वो काम करता है नेशनल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। पाकिस्तान अपने नेशनल इंटरेस्ट में सोचेगा, ईरान अपने नेशनल इंटरेस्ट में सोचेगा। उस समय क्या है कि बाकी देश सुन्नी है, कुछ एक देश शिया है, जैसे जिसमें शिया मेजोरिटी है, उसमें एक ईरान है, एक इराक है, एक अजरबैजान है, और कुछ कंट्री है जिसमें शिया मेजोरिटी हो या ना हो, लेकिन अच्छी खासी शिया की जनसंख्या, जैसे जॉर्डन में है, बहरीन में है, कतर में है, और ओमान में है, यमन में है। तो इसमें शिया की अच्छी खासी जनसंख्या। एक शिया क्रेसेंट भी आपको मिलेगा, जैसे मैं आपको बताऊंगा, ऐसे शिया क्रेसेंट मिलेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, इसको शिया क्रेसेंट बोलते हैं, चंद्रमा की तरह ऐसे, जैसे सीरिया है। सीरिया भी एक शिया नेशन था, खासकर जब बशर उल असद की सरकार थी तो सीरिया में भी यही चीज थी, और उसके बाद ईरान था, एक इराक था। तो इस तरह से आप देखते हैं कि चलिए अब ईरान में क्रांति हुई, लेकिन एक चीज में थोड़ा सा आपको पीछे 2 मिनट ले चलता हूं, बस ज्यादा नहीं, तो शायद मैं आपको एक चीज और समझा पाऊंगा। इसको देखिए जरा, इसको समझे बिना थोड़ा आगे बढ़ना हम लोगों के लिए मुनासिब नहीं होगा। ये देखिए, कुर्दिश इनहेबिटेड एरिया, जैसे मैंने अभी अरब राष्ट्र की बात कही कि जब ब्रिटेन ने दिलासा दिलाया 2017 में, जब 2015 में, जब हुसैन के साथ एग्रीमेंट करके कि भाई आप इस वॉर में हिस्सा लो और हम पूरे अरब क्षेत्र को मिलाकर एक अरब राष्ट्र बनाएंगे, तो उस समय कुर्द जो थे वो कुर्द भी अरब क्षेत्र में थे। ये कुर्द है तो कुर्द भी अरब क्षेत्र में थे। तो ये जो कुर्द थे वो भी करना था, भाई अरब नेशन जब आप बनाएंगे तो हमारा नेशन क्यों नहीं। कुर्द अपने आप को अरब से अलग मानते, तो कुर्द कहते हैं तो भी मुस्लिम, वो अपने आप को अलग मानते हैं, अपना एक अलग रेश मानते हैं। तो कहते हैं कि हमारा भी पृथक कुर्दिस्तान बनेगा, दैट विल बी कुर्दिस्तान। फिर क्या हुआ कि जैसे देखिए, कुर्द पहले 2 क्षेत्र में बट गए थे, वो नेशन नहीं थे। एक तो ईरान में कुर्द की संख्या थी अच्छी खासी, और एक अच्छी खासी संख्या ऑटोमन साम्राज्य में हुआ करती थी। तो ऑटोमन साम्राज्य को तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अरब क्षेत्र को बांटा गया, मैंने आपको बताया। तो बंटने के बाद कुछ कुर्द चले गए सीरिया में, एक अच्छी खासी कुर्द सीरिया में, कुछ अच्छे एक पार्ट इराक में, और एक पार्ट कुर्द चले गए इराक में, एक सीरिया में, एक पार्ट रह गए टर्की में, और ईरान में तो पहले से ही कुर्द थे। ध्यान रहे, ईरान एक ओरिजिनल कंट्री है, ये एंशिएंट से एग्जिस्ट करता रहा, ये कोई मैंडेट के तहत नहीं बना हुआ है। तो इसमें पहले से ही कुर्द थे। तो कुर्द ये 4 नेशन में आज भी बटे हुए हैं। आज भी अगर आप देखेंगे वेस्ट एशिया का प्रॉब्लम या वेस्ट एशिया का कॉम्प्लिकेशन, तो कुर्दों को समझे बिना, इनकी भूमिका को समझे बिना आप वेस्ट एशिया के प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि आज अगर जिसको तुर्की आप बोलते हैं, तुर्की ने अगर सीरिया में कमाल किया हुआ है, तो उसने एक सीरिया में हस्तक्षेप किया उस समय भी तो कुर्दों के कारण। और क्यों तुर्की कुर्दों से नाराज है? क्योंकि उनके अपने देश के जो कुर्द हैं वह एक पृथक नेशन की मांग कर रहे हैं। तो उनको लगता है अगर सीरिया के कुर्द सफल हो गए तो फिर हमारी जो कुर्द है वो भी मांग करना शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको यह भी देखना है कि सीरिया के कुर्दों में आत्मविश्वास कहां से आया, तो इराक के कारण आया। इराक में कुर्दों को क्यों आत्मविश्वास आया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कारण आया। तो ये सारी जो पॉलिसीज हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए और कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो चलिए हम फिर आगे अब कुर्द की चर्चा करेंगे। मैंने अभी आपको कुर्द से परिचय दे दिया। अब अगर हम आगे कुर्द का नाम बोलेंगे तो आप समझ लेना कि हम किस कुर्द की बात कर रहे हैं। अब देखिए, तो ठीक है, चलते हैं यहीं पर। तो हमने देखा कि इस तरह से क्रांति हुई और फिर ईरान में एक अयातुल्लाह खुमैनी की सरकार गठित हुई। देखिए, अरब कंट्रीज में भी उलेमाओं का रोल था, धर्म का रोल इस्लामिक कंट्री में हमेशा रहा है, हम उसे अस्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन फर्क क्या रहा है उसको समझिए। फर्क ये रहा है कि जो इस्लामिक कंट्री रही है उसमें उनके रूल होने के बावजूद भी जो सुन्नी कंट्री है उसमें उलेमा धार्मिक क्षेत्र के में प्रभावी रहते थे, और जो राजनीतिक क्षेत्र है उसमें शासक वर्ग के लोग रहते थे। लेकिन अयातुल्लाह खुमैनी ने जो सिस्टम बनाया उसमें वो सुप्रीम स्पिरिचुअल लीडर बन गए, सर्वोच्च धार्मिक और आध्यात्मिक नेता, और उलेमाओं को ही राजनीतिक पद भी दे दिया। तो एक तरह से समझिए तो वहां पर एक प्रेसिडेंट का पद है ईरान में, लेकिन प्रेसिडेंटों का प्रेसिडेंट स्वयं सुप्रीम लीडर है, जो पहले अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी हुआ करते थे। अब उनकी जगह
अब नहीं, 1989 में उनकी जगह आ गए अयातुल्ला अली खुमैनी। अभी अयातुल्ला अली खुमैनी हैं, और आपको बार बार न्यूज़पेपर में जिन अयातुल्ला खुमैनी की चर्चा मिलती है, अली खुमैनी जो 1989 में है। जो पहले वाले हैं वो पहले वाले थे, वो रुहुल्लाह खुमैनी थे। तो इस तरह से वो खुमैनी थे, उनके पास सत्ता आ गई। अब जो ईरान, अब यहीं से यहां पर त्रिकोणीय संघर्ष शुरू हुआ। त्रिकोणीय संघर्ष, त्रिकोणीय संघर्ष का मतलब है ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट। ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट, ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट, देयर स्टार्टेड ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट। अब ये ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट में कौन कौन है? तो अरब क्षेत्र, सॉरी अरब तो सभी है, सुन्नी राष्ट्र, इजराइल और शिया ईरान। अब देखिए, इससे पहले जब रजा साहब पहलवी की गवर्नमेंट थी तो तनाव नहीं था। सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच कुल मिलाकर अच्छे संबंध थे, क्योंकि दोनों पर अमेरिका का वर्चस्व था। दूसरी बात है कि रजा साहब पहलवी का बड़ा ही सेकुलर अप्रोच था, ही वॉज कंप्लीटली वेस्टर्नाइज, उसका पश्चिमीकरण था, एक तरह से वो पश्चिमी दृष्टिकोण का पोषक था। उसने बल्कि मुस्तफा कमाल पाशा की तरह ईरान का धर्मनिरपेक्षीकरण करने की भी कोशिश की थी। तो इसलिए सऊदी अरेबिया से उसके संबंध कुल मिलाकर अच्छे थे, और इजराइल के साथ भी उसके अच्छे संबंध थे। इजराइल के साथ ट्रेड भी उसका होता था। उसके साथ अगर बहुत अधिक मित्रता नहीं थी तो दोनों के बीच शत्रुता भी नहीं थी। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब क्या ऐसा हुआ कि 1979 में दो बातें हुई। 1979 का जो रेवोल्यूशन है, उस क्रांति का आप दो पक्ष और जान लीजिए तो और भी आपको अच्छा रहेगा। 1979 यानी 1979 की ईरानी क्रांति। ईरानी क्रांति, इसका दो परिणाम हुआ। एक, यूएसए के साथ ईरान का तनाव, कॉन्फ्लिक्ट विथ यूएसए, यूएसए के साथ ईरान का तनाव, कॉन्फ्लिक्ट विथ यूएसए, और दूसरा इजराइल एवं सुन्नी राष्ट्र के साथ तनाव। अब ये तनाव क्या हुआ? तो देखिए, जब 79 में जब ईरान में क्रांति हुई तो क्या हुआ कि ईरान के युवाओं ने अमेरिकी दूतावास पर हमला करके और अमेरिकी राजदूतों को पकड़ लिया और उसको हॉस्टेज बना लिया। ये हॉस्टेज ड्रामा 2.5 ईयर्स चला। जिमी कार्टर की सरकार थक गई, अंत में रीगन की सरकार के समय उन हॉस्टेज में मुक्त किए गए, या वो बहुत 2.5 वर्ष तक कैद में रहने के बाद बड़ा बुरा हाल हो गया। तो यूएसए और ईरान के बीच तभी से 36 का आंकड़ा है। इधर क्या हुआ कि जब ईरानी क्रांति हुई तब अपने आप को ईरान ने मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर के रूप में उभारना शुरू किया कि हम इस्लाम को फिर उसके मूल भावना में पुनर्स्थापित करेंगे। उसने सुन्नी राष्ट्रों पर यह आरोप लगाना शुरू किया कि वहां पर इस्लाम के नियमों का पालन नहीं होता है, इस्लाम में बादशाहत वर्जित हैं और वहां के शाह बादशाह बन के बैठे हुए हैं। तो दैट इज अगेंस्ट द बेसिक आइडियल्स ऑफ इस्लाम, यह इस्लाम के महत्वपूर्ण आदर्शों के खिलाफ है। इसलिए हमें हर जगह बदलाव लाना है और इस्लाम को मूल रूप में फैलाना है। तो बाकी देशों को लगा कि भाई ये तो हमारे यहाँ भी बलवा कराएगा, ये तो हमारी वैधता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। तो इसी मुद्दे पर इनके बीच
और जो ईरान है उन यानी सुन्नी राष्ट्र के बीच और ईरान के बीच तनाव बढ़ता गया। और जाहिर है कि ईरान में जब धार्मिक कटमुल्लापन या कट्टरपन आया तो इजराइल अपने आप को और भी असुरक्षित महसूस करने लगा। तो ईरान और इजराइल की दूरी बढ़ गई, इन दोनों के बीच भी तनाव हो गया। तो इस 1979 का जो रेवोल्यूशन है दैट अपीयर टू बी अ लैंडमार्क। अब चलिए, अब मामला न्यूक्लियर का कब से शुरू हुआ। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहला परमाणु हथियार का प्रयोग जग जाहिर है कि यूएसए ने जापान के अगेंस्ट में 1945 में किया। ओके, उसके बाद 45 में उसने किया तो वो न्यूक्लियर पावर बन गया। अब सोवियत रूस, चूंकि कोल्ड वॉर या शीत युद्ध शुरू हो गया था और सोवियत रूस को लगा कि भाई अमेरिका के पास तो आ गया न्यूक्लियर पावर, अब हम न्यूक्लियर पावर विहीन रह गए। तो सोवियत रशिया ने उसी समय शपथ ली कि हम न्यूक्लियर पावर, स्टालिन ने कहा कि हम जल्द से जल्द हासिल करेंगे। और 1949 में सोवियत रशिया ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए। अब सोवियत रशिया के बाद 1953 में जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है वो ब्रिटेन ने कर दिया, तो ब्रिटेन तीसरा पावर बन गया। और 1960 में फ्रांस ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर दिया, तो फ्रांस बन गया 1961 में, तो फ्रांस बन गया चौथा पावर। अब 1964 में, हालांकि मैं आपको बताऊं कि अब ये सही होता है या गलत होता है, लेकिन इंडिया, और शायद सही ही होता है क्योंकि बाद में तो हमें बनाना ही पड़ा, शायद क्या पूरी तरह सही होता, हमारे होमी जहांगीर भाभा चाइना से पहले न्यूक्लियर विस्फोट करने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें अनुमति ना मिली, ना तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिली, न लाल बहादुर शास्त्री से मिली। और 1964 में चाइना ने एक्सप्लोजन कर लिया, तो चाइना बन गया उसके बाद पांचवा कंट्री, यानी अमेरिका, सोवियत रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। जब चीन एक नॉन यूरोपियन कंट्री, नॉन वेस्टर्न कंट्री ने जब एक्सप्लोजन कर लिया, तब अमेरिका के कान खड़े हो गए। और अमेरिका ने 1968 में, मतलब पहले ला दिया 68 में, इस 68 में उसको कहते हैं परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसी के लिए शॉर्ट फॉर्म आता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी। इसी एनपीटी के लिए वो शब्द आता है, एनपीटी इसी के लिए आता है, 68 में लाया गया। और इसे कहा गया कि सारी दुनिया के देशों से यह अपेक्षा की गई कि वो एनपीटी पर साइन करें। खैर चलिए, दुनिया के बहुत सारे देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया। और अगर आप उसमें तय यह हुआ कि देखिए 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 1967 से पहले जिसने परमाणु हथियार हासिल कर लिया है वो अपनी परमाणु क्षमता का विस्तार कर सकता है, लेकिन दूसरा, अगर उसके बाद अगर कोई परमाणु हथियार नहीं बना सकता, हाँ आप ऊर्जा के लिए परमाणु, आप सही है कि आप ऊर्जा के लिए परमाणु का उपयोग करेंगे, लेकिन इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा और वह ऑर्गेनाइजेशन होगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी होगी। और यह एजेंसी आपके न्यूक्लियर रिएक्टर, अगर आपने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कर दिया है तो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर का वह सुपरविजन करेगी कि कहीं आप उसको परमाणु बम बनाने के लिए दुरुपयोग तो नहीं करने जा रहे हो। तो ये बेसिकली प्रोविजन लाया गया। दुनिया के बहुत सारे देशों ने इस पर सिग्नेचर किया। इंडिया ने सिग्नेचर करने से मना कर दिया, कहा कि अनइक्वल है। आप अगर कंप्लीटली नॉन प्रोलिफ, अगर आप चाहते हो कि कंप्लीटली भाई दुनिया से न्यूक्लियर वेपन्स को रिमूव कर दिया जाए तो हम आपके साथ हैं, लेकिन आप चाहते हो कुछ देशों के पास हो जो अपना वर्टिकल विस्तार करते रहें लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स का हॉरिजॉन्टल विस्तार ना हो, तो ये बहुत अनजस्ट
ट्रीटी है, हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे। इंडिया ने सिग्नेचर नहीं किया तो पाकिस्तान को एक बहाना मिल गया, पाकिस्तान ने कहा मैं भी नहीं करूंगा। उधर इजराइल ने भी सिग्नेचर नहीं किया। तो चलिए हुआ, लेकिन ईरान ने सिग्नेचर सबसे पहला कंट्री जिसने इस पर सिग्नेचर किया 1968 में वह ईरान ही था। और ईरान में उसमें याद रखिए रजा शाह पहलवी की सरकार हुआ करती थी। वह उस समय खुमैनी या उस समय इस तरह की ईरानी क्रांति हुई नहीं थी, घटना 68 की है और 1978 में उसको एक्सेप्टेंस भी मिल गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि ईरान अर्लीस्ट या अर्ली इसके सिग्नेचरी में है। अब ईरान ने इस पर सिग्नेचर किया हुआ था तो अब तक तो दुनिया निश्चिंत थी। अब ईरानी क्रांति हुई तो ईरान को एक तरफ इजराइल से भी कॉन्फ्लिक्ट है, सुन्नी कंट्रीज से भी कॉन्फ्लिक्ट है, तो चारों तरफ से ईरान को एक हॉस्टाइल सिचुएशन से। और उसमें क्या हुआ कि ईरान ने एक सिर मुराद नहीं ओले परे वाली बात हुई, कोल्ड वॉर चल रहा था। तो कोल्ड वॉर में या तो आप इंडिया जैसे कंट्री है जिसका अपना एक अलग स्टैंड था, नॉन अलाइंड कंट्री का लीडरशिप लिया हुआ था, थोड़ा सा इसकी पहचान भी इंडिया की अलग थी, लेकिन फिर भी इसको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था पाकिस्तान को लेकर, आपको पता ही है। ईरान ने तय किया कि ईरान ना तो सोवियत रशिया के साथ होगा ना अमेरिका के साथ होगा। तो एक तरह से किसी महाशक्ति का भी समर्थन उसे नहीं मिला, ऊपर से उसका सुन्नी नेशन ने भी उसको अलगाव कर दिया और एक तरह से इजराइल से भी उसका तनाव था। तो उससे क्या हुआ कि वो अलग थलग पड़ गया, पूरी वर्ल्ड में अलग थलग एक तरह से ईरान पड़ गया। अब वही समय है, आप देखेंगे कि जब 1979 से पहला स्टेज उसका आता है, 1979 से लेकर 2002 तक, जब वो अलगाव का शिकार हुआ और 2002 में उसने अब यह तय करना शुरू कर दिया कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार बनाना चाहिए। क्योंकि तब तक आप जानते हैं कि तब तक जैसे इंडिया विस्फोट कर चुका था, पाकिस्तान भी अपना सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू कर चुका था, 81 में इराक ने भी बनाने की कोशिश की थी। तो इराक के इस परमाणु हथियार को ध्वस्त करने में पहली भूमिका तो ईरान की ही थी, ईरान ने ही पहला हमला किया था, लेकिन फाइनली उस पर इजराइल ने हमला करके इराक के प्रोजेक्ट को ध्वस्त कर दिया। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान भी सीक्रेटली बना चुका था, उसको इस्लामिक बॉम्ब का नाम दिया था। पाकिस्तान ने इसके लिए पूरी दुनिया से, इस्लामिक वर्ल्ड से, सऊदी अरेबिया से, लीबिया से, बहुत सारे कंट्री से फंड जुटाए थे। जब लाहौर में जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस्लामी देशों का एक कॉन्फ्रेंस बुलाया था और कहा था कि हम एक ऐसा बम, उसका ये कहना था कि यहूदियों का बम बन चुका है परमाणु हथियार, क्रिश्चियन ने अपने परमाणु हथियार बना लिए, हिंदुओं ने भी बना लिए, मतलब भारत की तरफ उसका इशारा था। क्योंकि 74 में इंडिया भी आप जानते हो कि इंडिया ने ऑलरेडी 74 तक, क्योंकि 74 में वो अपना कॉन्फ्रेंस बुलाया था, तो इंडिया ऑलरेडी आप जानते हो कि तब तक पोखरण फौज से गुजर चुका था। इस आधार पर वो क्लेम कर दिया कि इंडिया ने, जबकि इंडिया ने ये नहीं कहा कि हम परमाणु हथियार बना रहे हैं, लेकिन हाँ विस्फोट करने की क्षमता तो इंडिया ने अर्जित कर ही ली। तो इसलिए उसने कहा कि हिंदुओं ने भी अपना परमाणु हथियार बना लिया, लेकिन इसलिए एक इस्लामी वर्ल्ड में भी परमाणु हथियार होना चाहिए। अब उसका ये कहना था, इसी आधार पर उसने दुनिया से फंड इकट्ठे किए। तो अब ईरान को लग रहा था कि अगर हमें इस अलगाव में अगर सुरक्षा चाहिए तो हमको परमाणु हथियार चाहिए। तो कॉम्प्लिकेशन वहीं से शुरू हुआ। तो पहला स्टेज तो देखिए ईरान का वही 1979 से 2002 तक है। उसके बाद क्या हुआ कि 2002 तक आप देखेंगे, 2005 में ईरान में एक आपको मिलेगा प्रेसिडेंट का नाम जो बहुत ही हार्डलाइनर था। उसका नाम था महमूद अहमदीनेजाद। तो महमूद अहमदीनेजाद नामक जो प्रेसिडेंट था, वो प्रेसिडेंट बहुत बड़ा हार्डलाइनर था और उसी ने अहमदीनेजाद ने ही यह तय किया कि हमें परमाणु हथियार की तरफ बढ़ना है। तो जिस समय उसने परमाणु हथियार की बात की तो सुन्नी देशों में, विशेषकर सऊदी अरेबिया में हलचल मच गई कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होगा तो मैं भी परमाणु हथियार बनाऊंगा। और इजराइल ने तो धीरे धीरे सीक्रेटली अपनी क्षमता डेवलप ही कर ली थी, लेकिन फिर भी इजराइल ये नहीं चाहता था कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो। तो 2002 से लेकर और आप अगर देखें तो 2015 तक आप इसका दूसरा चरण देखिए। तो वहां से जब हुआ, खास के 2005 में जब अहमदीनेजाद था, तो ईरान धीरे धीरे परमाणु हथियार की तरफ, मतलब वो
परमाणु हथियार को ऐसा डिक्लेयर नहीं किया, वो तो एनपीटी पर हस्ताक्षर किया हुआ था, पब्लिकली बोल भी नहीं सकता था, लेकिन उसने अपने परमाणु का जो परमाणु ईंधन है उसका परिष्करण शुरू कर दिया था, मतलब वो अपना उसका शोधन शुरू कर दिया था। सो दैट्स व्हाई यू नो कि जब उसने अपना जो वो धीरे धीरे अपने शोधन क्षमता को बढ़ाता जा रहा था, और जिस तरह से उसने अपने यूरेनियम का जो ड्यूअल यूज के लिए जिस तरीके से डेवलप कर रहा था, तो उसमें ये डाउट हो रहा था कि भाई इनरिचमेंट का लेवल जिस तरह से बढ़ाता जा रहा है तो हो सकता है वो परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करे। तो क्या हुआ कि इसी पर अमेरिका भी, उधर सऊदी अरेबिया का भी दबाव पड़ा, और अमेरिका भी काफी इस बात को महसूस किया कि भाई इसके पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए, और परमाणु हथियार उसके पास आता है तो ये पूरे मतलब उसके अरब क्लाइंट के लिए खतरा हो जाएगा, पूरी दुनिया में इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो यूएसए ने 2009 तक उस पर आर्थिक नाकेबंदी लगा दी, और यूरोपियन कंट्रीज ने भी इस पर साथ दिया। तो आर्थिक नाकेबंदी के कारण अब जो ईरान की इकोनॉमी है वो खराब होने लगी, और ईरान की इकोनॉमी जैसे जैसे खराब होने लगी वहां बेचैनी बढ़ने लगी। खैर चलिए, अहमदीनेजाद के बाद एक नया प्रेसिडेंट आए जिसका नाम आपको सुना होगा, हसन। जो नए प्रेसिडेंट आए उस नए प्रेसिडेंट का नाम था, क्योंकि बहुत लंबी कहानी है तो कई प्रेसिडेंट आएंगे, आप उनका नाम अपने हसन रूहानी के नाम पर जाना होगा। तो हसन रूहानी करके एक नए प्रेसिडेंट आए, तो वो प्रेसिडेंट लिबरल था। उसने यह देखा कि भाई ईरान तो इस तरह बर्बाद हो जाएगा, अगर उस पर इस तरह आर्थिक नाकेबंदी चलती रही तो फिर वो ईरान कैसे सरवाइव कर पाएगा। तो उसने जो इलेक्शन फाइट किया वो 2013 में आया। जो हसन रूहानी है ही केम इन 2013। तो जब वो 2013 में जब उसका आगमन हुआ तो उसने इलेक्शन इस आधार पर लड़ा था कि हम अमेरिका के साथ अपने संबंध को सुधारेंगे और ईरान की इकोनॉमी को ठीक करेंगे और यहाँ के लोगों को हम राहत प्रदान करेंगे। तो चुनाव जीत गया, इसका मतलब है पीपुल्स मैंडेट उसको मिल गया इस मुद्दे पर। तो उसने 2013 में तब उसने जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था, संयोग से लिबरल प्रेसिडेंट था, उसका नाम था बराक ओबामा। तो बराक ओबामा से उसने संपर्क किया और उसने अपनी इच्छा जताई कि हम परमाणु हथियार वाले मुद्दे पर हम समझौता करने के लिए तैयार हैं, परमाणु वाले मुद्दे पर। और वो चूंकि वैसे भी आप जान लीजिए कि वो तो ऑलरेडी सिग्नेटरी था, तो IAEA का सुपरविजन होता था, लेकिन बाद में जो अहमदीनेजाद था उसने IAEA को बहुत सारे साइट पर जाने से मना कर दिया। तो इसी पर डाउट हुआ दुनिया को कि शायद ये परमाणु हथियार बना रहा है। तो उसने ये कहा हसन रूहानी ने कि भाई हम आपको सारा अपने साइट्स का इंस्पेक्शन करवाएंगे, हमारे परमाणु रिएक्टर का इंस्पेक्शन होगा और हम आपके साथ समझौता करेंगे इस मुद्दे पर। तो इसी मुद्दे पर बराक ओबामा ने भी हरी झंडी दिखा दी और उधर यूरोपीय देशों ने भी अपनी खुशी जाहिर की कि चलिए अब वो उसको सद्बुद्धि आए, मतलब गुड सेंस शुड प्रिवेल नाउ। और तब 2015 में आप देखेंगे वहीं से जगपोआ का निर्माण हुआ। जगपोआ का मतलब हुआ कि उसको बोलते हैं ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है, इसको शॉर्ट में कहते हैं जगपोआ, JCPOA, जगपोआ। और इसमें 5+1 था। 5+1 का मतलब ये हुआ कि इसमें 5 कंट्री थे जो यूएनओ के मेंबर थे और प्लस जर्मनी था, और ये सब मिलकर, इसके साथ यूरोपीय यूनियन का हेड भी था एक, और ये सब मिलकर यूरोपीय यूनियन का हेड एडिशनल था, लेकिन मूल रूप से 5+1 था। और ये ईरान से बात कर रहे थे। ईरान का जो हसन रूहानी है वो बड़ा लिबरल था और उसमें बात चल रही थी। और 2015 से लेकर और 18 तक बड़ी अच्छी प्रगति हो रही थी। ईरान भी बार बार कह रहा था कि आप हमसे आर्थिक नाकेबंदी हटाइए, और ईरान वाज गोइंग टू बी वेरी, क्योंकि हम लोगों को तो याद है, क्योंकि हम तो अपने स्टूडेंट्स को इस मुद्दे पर पढ़ाते रहे हैं, तो हम लोगों को भी खुशी हो रही थी कि इंडिया का चाबहार पोर्ट, मतलब दिल से खुशी हो रही थी कि इंडियन गवर्नमेंट के लिए फायदा होगा। इंडियन गवर्नमेंट की बाँछें खिल रही थी, क्योंकि होता प्रॉब्लम क्या था कि जैसे
ईरान पर आर्थिक नाकेबंदी। तो आर्थिक नाकेबंदी में सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम डॉलर होता है। आपको पता ही है कि भाई आप डॉलर यूज नहीं कर सकते हो, तो अब डॉलर आप यूज नहीं कर सकते हो तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो डॉलर यूज करेगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। तो अब इंडिया ईरान से डॉलर में नहीं परचेज कर सकता था, तो इंडिया ने उससे एक तरह से क्या बार्टर सिस्टम शुरू किया कि यहाँ से ग्रेन्स भेजता था, बदले में पेट्रोलियम मंगाता था, या फिर इंडिया ने रुपया देना शुरू किया। तो अब जैसे रशिया को भी इंडिया ने क्या किया, रुपीज देना शुरू किया, तो रशिया के पास $2 बिलियन के करीब रुपये जमा हो गया, लेकिन इंटरनेशनल करेंसी थी नहीं रुपया। तो अब इंडिया क्या करेगा, इंडिया का रुपया कोई कंट्री लेकर क्या करेगा, तो बड़ी प्रॉब्लम आती थी। और ईरान हमारा एक अच्छा सप्लायर था। इसके अलावा ईरान के साथ जो हमारा पैक्ट था उसके तहत हमें चाबहार पोर्ट डेवलप करना था। मुंबई से आप देखते हैं कि नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनना था, और इस सारी चीज़ों में बाधा उत्पन्न थी। तो जब हसन रूहानी ने जब टॉक शुरू किया और बराक ओबामा के समय जब उम्मीद जगी, तो हम लोग की बाँछें खिल गई कि चलो अब इंडिया इससे मुक्त होगा और आर्थिक नाकेबंदी हटेगा। तभी एक खलनायक आ गया इस पूरी प्रकरण में। अनुमान करिए वो खलनायक कौन था, यही दूसरा कोई नहीं, डोनाल्ड ट्रंप महोदय। वो 2016 में प्रेसिडेंट चुनकर आए, और जब प्रेसिडेंट चुनकर आए तो 2018 में उसने क्या किया कि आर्बिट्रेरीली यूनिलैटरली वो इस जगपुआ को से बाहर आ गया। और जगपुआ से अमेरिका के बाहर आने का मतलब रामलीला विदाउट राम हो गया, क्योंकि यूरोपीय कंट्री अपने आप पर तो डिसीजन ले नहीं सकते थे। और फिर ईरान पर आर्थिक नाकेबंदी बढ़ा दी। तब ईरान बन गया रिकाल्सिट्रेंट और भी उद्दंड अनुशासनहीन। तो 2018 से लेकर अब 2025 तक का काल देखिए, ये जो 7 इयर्स का काल है, इसमें ईरान अपना इनरिचमेंट लेवल बढ़ाता गया। अपना जो इनरिचमेंट है उसका स्तर बढ़ाता गया, और बढ़ाते हुए जैसा कि IAEA ने क्लेम किया है, अब वो बढ़ा के कर दिया है 60%। इसका मतलब है अगर 60% तक उसका अगर इनरिचमेंट लेवल पहुंच गया परमाणु का, और सेंट्रीफ्यूज अगर उस लेवल पर काम करने लगे, तो बहुत जल्दी न्यूक्लियर वेपन्स हासिल कर सकता है, परमाणु हथियार हासिल कर सकता है। तो अब देखिए, अब बराक ओबामा जब अपने सेकेंड टेन्योर में आए, तो ये तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल प्रेसिडेंट है, आप जानते हैं। जिससे अभी अभी उसने बराक ओबामा ने जिस तरह से प्रपोजल दिया कि G7 का एक मेंबर रसिया को बनाया जाए और एक चाइना को, और उसको G9 बना दिया। जब है इंडिया कहाँ गया। अब देखिए, कौन एनिमी है कौन फ्रेंड है, इसके बीच डिस्क्रिमिनेट करना बहुत मुश्किल उसके लिए होता है। तो अब उसने ईरान से इच्छा जताई कि ठीक है, चलिए हम आपसे वार्ता करते हैं। तो हम वार्ता के लिए तैयार हैं। अच्छा, इब्राहिम राइसी थे, थोड़ा वो हार्डलाइनर प्रेसिडेंट भी था। तो इब्राहिम राइसी का हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में डेथ हो गया, आपको पता ही होगा। तो ये जो मसूद पेजकिशियान जो आया है, ये थोड़ा सा है, तो ये भी लिबरल नहीं है उतना, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब ही इज इन अ गुड कंडीशन। तो ये बोला, इसकी चूंकि इकोनॉमी बहुत खराब थी, और वहां पर तो ईरान में आप जानते हैं एक पॉपुलर मूवमेंट शुरू हो गया था। वहां पर महिलाओं ने भी एक मूवमेंट चलाया था। तो वहां धीरे धीरे पब्लिक सड़क पर आने लगी, तो वहां बहुत आर्थिक तंगी की स्थिति थी। तो ईरान भी ने इच्छा जताई कि ठीक है, हम आपसे वार्ता करते हैं और हम परमाणु समझौता पर हम कोई ना कोई हम इस पर हल निकालते हैं। अब दोनों के बीच 5 राउंड का टॉक्स हुआ, और 5 राउंड का टॉक्स हुआ, 5 दौर की वार्ता हुई, 6ठे दौर की वार्ता होने वाली थी, वही अटैक के ठीक 2 दिनों के बाद। और उसमें ठीक है ईरान उसमें, जबकि मैं आपको बताऊं कि इस समय स्थिति बदल गई है, क्योंकि एक बीच में आपको इस बदलाव को के एक पहलू को देखना पड़ेगा। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि हर कथा के साथ एक ऐसी उपकथा फूटती है कि हमारी मजबूरी है कि उस उपकथा को भी साथ ले चलूं, लेकिन यह भी हमारा प्रयास है कि आप उसमें उलझ न जाएं। जैसे हम जब आए यहां से, कहां से, तो 1979 की क्रांति से पहली बार हम 2002 में यहां आए। तब तक तनाव तो बना रहा सुन्नी कंट्री में और ईरान में। फिर 2002 से हम आ गए 2015 में, तनाव बना रहा।
लेकिन 2015 के बाद, या आप कह सकते हैं 2018 से लेकर जो हम 25 के दौर के बीच आए, इस बीच कुछ स्थितियों ने करवटें बदली। क्योंकि इस बीच क्या हुआ कि जब डोनाल्ड ट्रंप अपने फर्स्ट टेन्योर में आया तो ही स्टार्टेड टू विड्रॉ फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और जो बहुत सारे देश के क्षेत्र वहां से अपने उस सैनिक गतिविधियों को वापस लेने लगा कि भाई हमें अमेरिका की इकोनॉमी को ठीक करना है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को बंद करना है। तो जिसके जिसके साथ उसका कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट को तोड़ने लगा कि भाई हम उधर अफगानिस्तान से वार्ता शुरू कर दी, वहाँ पर अफगानिस्तान को वादा कर दिया कि हम वहाँ पर कतर के माध्यम से तालिबानियों से वार्ता शुरू कर दी। और एक तरह से आप समझे तो वो अफगानिस्तान से निकलना है, हर जगह से निकलना है। तो वेस्ट एशिया और सऊदी अरेबिया को उसने जो सिक्योरिटी का वादा किया था, या अमेरिका आज तक जो सिक्योरिटी दे रही थी, उससे अब डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटने लगा। तो वो अरब कंट्री से भी निकलने लगा और एक नया नारा दिया, और वो था चलिए भाई तो हमें इंडो पैसिफिक में चलना है, चाइना को कम्बैट करना है, अपने जो अटलांटिक फ्रेंड्स है उसको भी डम करना शुरू कर दिया। ये सब जो प्रक्रिया जो डोनाल्ड ट्रंप की चल रही थी, तो उसी क्रम में घटना ये हुई कि सऊदी अरब को अब अपनी सुरक्षा का भी थोड़ा सा खतरा नजर आया। तो एक तो सऊदी अरब ईरान के करीब आया, तो ईरान ने भी धीरे धीरे मध्यस्थता करके इजराइल और सऊदी अरब को निकट लाने की कोशिश की, ईरान और सऊदी अरब को निकट लाने की कोशिश की। उधर सऊदी अरब को यह भी डर हुआ कि भविष्य में अगर ईरान हम पर हमला करे, क्योंकि एक बार उसके एक ऑयल फील्ड पर हमला भी कर दिया था, तो हमें सुरक्षा तो अमेरिका देने से रहा। तो अब क्या हुआ कि धीरे धीरे उसमें डोनाल्ड ट्रंप ही था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक अब्राहम एकॉर्ड करके एक समझौता शुरू किया, अब्राहम एकॉर्ड। उस अब्राहम एकॉर्ड में 4, जिसमें यूएई भी शामिल थे, बहरीन भी, मतलब 4 देशों ने, इस्लामी देशों ने उस पर हस्ताक्षर किया। हालांकि सऊदी अरेबिया ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया, और वो था कि हम अब इजराइल के अलगाव को दूर करें और इजराइल को अरब कंट्रीज के बीच अच्छे संबंध स्थापित करें। अरब कंट्रीज भी देख रहे थे कि अब तो हमारी सुरक्षा सिर्फ अपना हाथ अमेरिका पीछे खींच रहा है, तो क्यों न हम इजराइल से संबंध सुधारें। फिर उनका ट्रेड रिलेशनशिप भी बनने लगा, अच्छी ताल्लुकात इजराइल के साथ बढ़ने लगे, सब कुछ अच्छा जा रहा था। तभी 7 अक्टूबर 2023 को एक नया टर्निंग पॉइंट आया, जब हमास ने टेररिस्ट हमला इजराइल पर किया। और जो इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बदले की कार्रवाई की, वो बदले की कार्रवाई दिल हिलाने वाली थी। वहां पर बहुत ज्यादा इजराइल में कैजुअलिटीज हुई। तो जो अरब कंट्रीज काफी इस बात से मर्माहत हुए, और इजराइल से और अब्राहम एकॉर्ड से जो अलगाव इजराइल का दूर किया था अमेरिका ने, वह अलगाव अब फिर एक बार आ गया, और अरब कंट्रीज उससे मुख मोड़ते हुए इजराइल से चले गए। इसी बीच ईरान ने क्या किया कि वो अपना स्वयंभू नेता बन गया, सेल्फ स्टाइल्ड लीडर पूरे अरब कंट्री का, कि भाई हमें फिलिस्तीनियों का मुद्दा लेकर, हमास का मुद्दा लेकर वो आगे बढ़ा। अब इजराइल इतना एग्रेसिव था कि इसी क्रम में देखिए, मैं आपको लाता हूं थोड़ा सा इस जगह पर, देखिए। अब इसमें इजराइल इतना एग्रेसिव है कि इजराइल यहां से लेकर, और उसने पहले इजराइल ने कई जगहों पर एक ही साथ, जैसे ये लेबनान है, तो लेबनान में उसने हमला किया। जैसे सबसे पहले उसने हमास की ताकत को तोड़ा, फिलिस्तीन क्षेत्र में हमास की ताकत को तोड़ा। फिलिस्तीन क्षेत्र में जो हमास की ताकत को तोड़ा, उसको तो खात्मा कर दिया। उसके बाद हिजबुल्लाह पर अटैक कर दिया। और ईरान ने क्या किया था कि ईरान ने जो अपनी सुरक्षा घेरा बनाया था, उसमें देखा था कि भाई अरब कंट्रीज अब हमारा साथ तो देंगे नहीं, और जो सुन्नी मुसलमान है और सुन्नी देश हैं वो हमारे हॉस्टाइल हैं, इजराइल भी हॉस्टाइल है, त्रिकोणीय संघर्ष है, अमेरिका की दृष्टि में हमारे प्रति वक्र है। तो उसने एक सुरक्षा संजाल बनाया। उस सुरक्षा संजाल में बार बार एक नाम आपको मिलेगा, वो नाम होगा प्रॉक्सीज। ईरान का प्रॉक्सीज, न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो अब हिंदी में क्या लिखते हैं उसको, बट प्रॉक्सीज ऑफ ईरान उसको बोलते हैं। प्रॉक्सीज ऑफ ईरान है। उस प्रॉक्सीज ऑफ ईरान में एक था हमास।
हालांकि वो सुन्नी था, लेकिन फिर भी शिया ईरान के साथ उसके अच्छे संबंध थे। दूसरा था हिजबुल्लाह, जो हिजबुल्लाह बेसिकली वो शिया था, तो हिजबुल्लाह। और इधर जो यमन आप देख रहे हैं, यमन में एक था हूथी विद्रोही। आप कहोगे भाई ये हूथी कहां से आ गए, तो एक घटना और भी है जहां मुझे आपको ले जाना होगा। ये घटना क्या है, ये घटना क्या है, तो आपको एक शब्द मिलेगा, वो है 2010-11 में एक अरब बसंत, अरब स्प्रिंग शुरू हुआ। अरब स्प्रिंग क्यों, तो वहां की जो सरकार, अरब क्षेत्र की जो सरकार थी, वो बिल्कुल से अपने पब्लिक के प्रति, हालांकि पब्लिक से टैक्स नहीं लेती थी, लेकिन बिल्कुल ही एक मिस गवर्नेंस था। तो मिस गवर्नेंस के भी ट्यूनीशिया में एक रिवोल्ट शुरू हुआ और वो फॉरेस्ट फायर की तरफ फैलता चला गया। वहां से इजिप्ट आया, इजिप्ट में वहां इजिप्ट की सरकार गिरी, इजिप्ट से आ गया लीबिया, लीबिया से आ गया सीरिया, एक के बाद दूसरे क्षेत्र में उसका फैलाव होता गया। लीबिया से सीरिया, चारों तरफ आप देखेंगे तो यहीं से शुरू हुआ। बलवा तो ट्यूनीशिया से शुरू हुआ, लेकिन ट्यूनीशिया से इजिप्ट, इजिप्ट में होस्नी मुबारक की सरकार गिर गई। फिर वहां से लीबिया, कर्नल गद्दाफी था, उसके विरुद्ध एक मूवमेंट शुरू हो गया और उस पर पावर्स ने इंटरवीन किया। सीरिया में इसने गृहयुद्ध का रूप ले लिया, उसमें यूरोपियन पावर्स ने उसमें इंटरवीन किया। इस तरह से आप देखते चले जाएंगे तो धीरे धीरे ये फॉरेस्ट फायर की तरफ फैलता चला गया। और उसके बाद चूंकि अब वहां का जो स्थापित सरकार है, वो स्थापित सरकार को कहीं गिरा न डाले, इसलिए सऊदी अरेबिया भी एक्टिव हो गया और जहां जहां भी देखता था रिवोल्ट होता था अपने पड़ोस में, उस रिवोल्ट को दबा देता था। तो ये 2015 की बात है। इसी समय सऊदी अरेबिया ने यमन के विद्रोह को दबाया। तो यमन में चूंकि सऊदी अरेबिया का शत्रु ईरान था, ईरान प्रतिद्वंदी था, जो कि ईरान तो जानता था कि भाई हम एक शिया राष्ट्र है और हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए। तो यमन में एक जो आप देखेंगे, एक बार बार आपको सुनने को मिलता है, हाउथी या हूथी, ये दो शब्द आपको मिलते हैं। हाउथी या हूथी विद्रोही, वो इसी यमन में, यही यमन है जहां पर हाउथी या हूथी विद्रोही को ईरान ने पनाह दिया। तो अब देखिए ईरान के प्रॉक्सी कैसे हो गया एक हमास, दूसरा हो गया हिजबुल्लाह लेबनान में, तीसरा इराक में एक और शिया ग्रुप, एक शिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसने बना दिया। एक सीरिया उसका बचाव था, बशर उल असद उसका समर्थक था और बशर उल असद के पक्ष में एक खड़ा हुआ था सीरिया के गृहयुद्ध में भी। और अब देखिए इसमें एक घटना और भी मैं आपको बताऊंगा। उस घटना को जाने बिना आपको यह पता नहीं चलेगा कि 2003 के बाद आखिरकार ईरान का इतना हैसियत कैसे बढ़ गया। तो देखिए आपको 1991 का खाड़ी संकट तो पता होगा। खाड़ी संकट जो 1991 में हुआ था, उसमें यूएसए ने यूएनओ के तत्वाधान में 28 देशों का समूह बनाकर और उसने हमला किया था इराक के ऊपर। और इराक में सद्दाम हुसैन को पराजित किया था, उस पर आर्थिक नाकेबंदी की थी, लेकिन सद्दाम हुसैन की सरकार बची हुई थी। उसके बाद 2013 में आर्बिट्रेरी या कहते हैं स्वैच्छिक डिसीजन लेकर, जबकि यूएनओ ने क्लीन चिट दे दिया था कि सद्दाम हुसैन के पास कोई परमाणु हथियार या केमिकल वेपन्स नहीं है, लेकिन वो बहाना बनाकर 9/11 के बाद उसने दुष्टों का ध्रुव कहा 3 देशों को। दैट वाज द एक्सिस ऑफ एविल। एक्सिस ऑफ एविल में उसने एक नाम कहा ईरान को, दूसरा नाम कहा इराक, कुर्दिस्तान, नॉर्दर्न कोरिया को। और किसी न किसी बहाने से उसने 2003 में इराक पर हमला कर और इराक के गवर्नमेंट को यानी सद्दाम हुसैन को गिरा दिया। सद्दाम हुसैन इधर उधर भागता रहा, बाद में उसको तो डेथ सेंटेंस भी अमेरिका ने दे दिया। तो सद्दाम हुसैन को तो डेथ सेंटेंस भी मिल गया। 2003 में जब अमेरिका ने वहां पर कब्जा किया, तो कब्जा करने के बाद उसने क्या किया, वहीं से एक प्रॉब्लम और भी शुरू हुआ है जो आपको समझना चाहिए कि इराक में उसने, इराक से जाते हुए 2009 में जब बराक ओबामा आया तो इराक से अमेरिका को बाहर निकाला। तो इराक से जाते हुए अमेरिका ने क्या किया, यहाँ पर एक अच्छी खासी जनसंख्या थी, जो मैंने आपको अभी कुर्द बताया था, याद होगा, जो कुर्दिस्तान की मांग कर रहे थे। उसमें आपको मैंने बताया कि कुर्द 4 नेशन में बटे हुए हैं। एक ईरान में बटे हुए हैं, इराक में बटे हुए,
सीरिया में और टर्की में। तो उसने क्या किया कि यहाँ पर इसी क्षेत्र में 2003 में, तो अब देखिए अब इराक की स्थिति क्या थी। जो सद्दाम हुसैन था वो सुन्नी नेता था, और सद्दाम हुसैन की आश्चर्य की बात यह थी कि वो 20% सुन्नी था इराक में। इराक एक शिया कंट्री है, वहां 60% शिया था और 20% कुर्द था और 20% सुन्नी था। और वहां पर 60% शिया था, और 60% शिया और 20% कुर्द को दबाकर सद्दाम हुसैन वहां पर शासन कर रहा था। तो जब सद्दाम हुसैन का शासन वहां पर एक डंडे के बल पर था, और जब कुर्दों ने विद्रोह किया था एक बार, तो अपने ही कुर्द जनसंख्या पर उसने रासायनिक हथियार तक चलाए थे। तो जब अमेरिका जा रहा था तो उसने क्या किया, यहां पर एक स्वतंत्र एक कुर्द ऑटोनोमस रीजन बना दिया। अब कुर्द ऑटोनोमस रीजन बना दिया है, वहीं से अब वहां पर प्रॉब्लम शुरू हो गया। कहां पर, मैं इराक की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं टर्की की। अब टर्क के जो कुर्द हैं उनकी भी आकांक्षा बढ़ गई, सीरिया के कुर्द हैं उनकी भी आकांक्षा बढ़ गई कि भाई हमें भी ऑटोनॉमी मिले। तो उन सबके सामने, हालांकि सीरिया में कुर्द का वैसा कुछ समस्या नहीं है, लेकिन समस्या जब आप देखोगे तुर्की है। ये तुर्की बार बार सीरिया में क्यों हस्तक्षेप करता है, सीरिया के कुर्द को दबाने के लिए। और उसके कारण क्या है कि अगर इस कुर्द ने ऑटोनॉमी ले ली तो फिर हमारे यहाँ के कुर्द का मनोबल और भी बढ़ जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे सीरिया में अभी जब बशर उल असद की सरकार अभी गिरी है, तो बशर उल असद की सरकार को गिरने के बाद सीरिया में बहुत अस्थिरता है, क्योंकि एक तरफ से इजराइल उसमें हस्तक्षेप कर रहा है तुर्की के कारण, तो दूसरी तरफ से तुर्की उसमें हस्तक्षेप कर रहा है ताकि कुर्द वहां पर ज्यादा पावरफुल ना हो। तो अब ये पॉलिटिक्स चल रहा है। अब एक जो इसका इंपैक्ट आया है 2003 की इस घटना की, कि चूंकि अब देखिए अब अनजाने ही अमेरिका ने ईरान को ताकतवर बना दिया। क्योंकि जिस समय सद्दाम हुसैन पर्दे पर से हटा तो वहां पर सिया की सरकार बन गई, और इराक के जो सिया है वो एक्टिव हो गए, और इराक के सिया के आते ही ईरान का प्रभाव बढ़ गया इराक में। तो इराक पर ईरान का प्रभाव बढ़ने का, जो पहले इराक शत्रु राष्ट्र हुआ करता था, वो उसका एक ताकत बन गया, और इसका एक स्वाभाविक परिणाम हुआ कि आज ईरान और भी इराक में अपना हस्तक्षेप को बढ़ा चुका है, और इराक में भी एक प्रकार की अस्थिरता आ चुकी है वहां की सरकार को गिराने के बाद। तो चलिए अब फिर हम लौटते हैं अपने उस मुद्दे पर। तो हम उस मुद्दे पर आते हैं कि अब क्या हुआ, कि अब ये खाड़ी संकट और ये 2003 की मैंने घटना आपको बता ही दी पीछे चलकर। अब देख रहे हैं कि जब घटनाक्रम में हम लोग 2023 में हमास के हमले, और कहीं ना कहीं हम आ चुके हैं ऑलरेडी जो इजराइल का हमास के ऊपर हमला और लेबनान पर हमला। तो उस क्रम में मैंने बताया कि इजराइल ने एक तरफ हमास को डिस्ट्रॉय किया, दूसरी तरफ इजराइल ने अब ईरान के एक एक प्रॉक्सी गिरते चले गए, एक एक प्रॉक्सी ईरान के गिरते चले गए। एक तरफ देखिए यहां पर फिलिस्तीन क्षेत्र हमास, दूसरा ये इजराइल ने तोड़ा, दूसरा लेबनान में हिजबुल्लाह, जो इराक में है। इराक वाला कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इराक में भी जो सिया ऑर्गेनाइजेशन था उसको भी दमन इजराइल ने करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज्यादा आर्टिकुलेट भी नहीं था, एक्टिव भी नहीं था, इसलिए वहां पर इजराइल का कोई विशेष एक्शन नहीं हुआ। लेकिन आपने देखा कि सीरिया में सरकार गिर गई बशर उल असद की, वहां पर एक मूवमेंट हो गया, उस मूवमेंट को बाहर से समर्थन मिला, तुर्की वगैरह भी उसमें इंटरेस्टेड था, क्योंकि जो बशर उल असद है वो अपने आप को सिया मानता था। तो सीरिया की सरकार गिरी। अब सीरिया की सरकार गिरी और इधर हिजबुल्लाह और हमास की ताकत टूटी, ईरान की ताकत टूट गई। अब रह गया यमन।
तो यमन में जो हाउथी है, हाउथी पर भी इजराइल ने मिसाइल दागे, लेकिन मिसाइल दागने के बाद भी अभी तक हाउथी की ताकत नहीं टूटी है। हाँ, हाउथी ने बल्कि इतना किया कि जब ईरान और जब हमास पर और हिजबुल्लाह पर जब इजराइल का हमला हो रहा था, तो हाउथी ने अब गल्फ ऑफ अदन में उसने अब जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। तो स्वेज नहर वाला जो मार्ग है वो डिस्टर्ब होना शुरू हुआ, और डिस्टर्ब होना शुरू हुआ तो अमेरिका ने इंटरवेन किया। भारत के लिए सुरक्षा की समस्या आ गई थी, अमेरिका ने इंटरवेन किया, और इंटरवेन करके उसने वहां पर हाउथी विद्रोहियों पर कार्रवाई अमेरिका ने की। तो हाउथी थोड़ा कमजोर हुए हैं, लेकिन हाउथी अभी भी हैं, और हिजबुल्लाह काफी कमजोर हो चुके हैं, और हमास की ताकत टूट चुकी है। सीरिया में सरकार परिवर्तित हो चुका है। एक तरह से 1 बाय 1 ताश के पत्तों की तरह ईरान के सारे प्रॉक्सी ढह गए। अब ईरान कमजोर हो गया, उसके पास अब एक ही उपाय रह गया कि अब परमाणु हथियार ही हमारी सुरक्षा कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ वार्ता खोली, 5 राउंड की वार्ता हुई। अब आ जाइए लौटकर कि चूंकि अब अरब सुन्नी देशों का ईरान के साथ संबंध सुधर चुके थे, इसलिए अब वह ईरान के साथ वह पहले वाले मूड में नहीं थे। क्योंकि पहले वाले आपको मैंने बताया कि जो जकपोआ जो बना था 2018 में, जब डोनाल्ड ट्रंप उससे बाहर आया था, तो डोनाल्ड ट्रंप पर अब 2 का दबाव था, एक सऊदी अरब का भी दबाव था और इजराइल का भी दबाव था। परंतु इस बार उस पर केवल बार बार इजराइल का दबाव पड़ रहा था। सऊदी अरब चाहता था कि ईरान से समझौता करके उसके परमाणु हथियार के कार्यक्रम को ठप कर दिया जाए, क्योंकि सऊदी अरब नहीं चाहता था कि ईरान के पास परमाणु हथियार आए, और इजराइल भी नहीं चाहता है। परंतु इजराइल का जो सल्यूशन था वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट सल्यूशन था, अतिवादी उसका समाधान था कि आप वार्ता मत करिए, आप सीधा ईरान पर हमला करिए, और ईरान पर हमला करके उसके सारे परमाणु जितने भी केंद्र है उसको ध्वस्त कर दीजिए। दैट इज द ओनली सल्यूशन। अब देखिए यहां पर ट्रंप का जो रोल है बड़ा डिवियस हुआ। एक तो ट्रंप कवर्टली इजराइल को ओवरटली मना करता रहा कि इजराइल को नहीं हमला करना है, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान को यह चेतावनी भी देता रहा कि अगर आप वार्ता के मेज पर नहीं आते हो और अगर आप हमसे नहीं इसका समाधान कर लेते हैं तो इजराइल आप पर हमला कर सकता है। तो इजराइल का मनोबल काफी बढ़ गया। दूसरी बात है कि इजराइल के फेवर में कहीं ना कहीं इसने शर्तें थोड़ी कठिन रख दी ईरान के समक्ष। जो ईरान के समक्ष उसने जो शर्त रखी, उसमें एक शर्त यह रखा कि आप स्वयं परमाणु ईंधन का इनरिचमेंट नहीं कर सकते, बल्कि एक कंसोर्टियम ऑफ नेशन होगा जिसमें अरब देश होंगे, उसमें मैं भी रहूंगा, और हम सब मिलकर आपको ईंधन प्रदान करेंगे। ईंधन आपको बाहर से आएगा, आपको स्वयं ईंधन की व्यवस्था नहीं करनी, मतलब आपको यू हैव नॉट टू इनरिच इट। तो इस पर ईरान का जो राष्ट्रीय संप्रभुता है उसको चोट लगी। तो ईरान ने इस पर खुलकर स्टेटमेंट दिया कि एक्चुअली आई एम हैविंग द सॉवरेन राइट टू इनरिच द यूरेनियम। हमें यूरेनियम को, अपने ईंधन को शोधित करने का हमारा संप्रभु अधिकार है, और ये अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो यही सब बात कुछ चल रही थी, कुछ ईरान कुछ पांव हल्का सा भी वो भी पीछे खींच रहा था। अब उसकी मंशा क्या थी वो ऐसा, लेकिन वो वार्ता के मेज से भागा नहीं था। लेकिन इसी बीच छठे दौर की वार्ता चलने वाली थी, इसी बीच इजराइल ने हमला कर दिया। और हमला कर दिया तो उसके बाद जो दृश्य आपको दिख रहा है, वो दृश्य में क्या है कि उसके एक बार 100 केंद्र पर जो हमला हुआ, जिसमें मैं आपको बताऊं कि देखिए, एक है उसका नाटान सेंटर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर है, लेकिन अंडरग्राउंड जैसे इस्फहान है, ये अरक है ना। और ये है, देखिए अब हम आपको दूसरा दिखाते हैं। देखिए ये जो आपको दिख रहा है बेसिकली उसका एक जो है यह है फोर्दो,
कन्वर्टेड फ्रॉम फ्यूल इन्वेस्टमेंट टू टेक्नोलॉजिकल सेंटर, ये जगह है, वो एक जगह पर नहीं रखा है और कई जगहों पर उसने अंडरग्राउंड करके रखा हुआ है। तो ऊपर से अगर उस पर अटैक भी किया जाए तो जो जैसे उसका जो नाटान सेंटर है वो तो काफी डैमेज हो चुका है। जैसे आज भी मैंने न्यूज़पेपर में देखा कि 2 इयर्स तक अब वो कोई परमाणु हथियार नहीं बना सकता। व्हाट इज द ट्रूथ आई डोंट नो। तो अब अटकलबाजियां हैं। एक न्यूज आ रही है कि हो सकता है 2 सप्ताह में उसके पास परमाणु हथियार आ जाए। तो देयर आर द सो मेनी कैन से परसेप्शन है, सिर्फ परसेप्शन पर बिना कोई एविडेंस के कुछ भी कंक्लूसिवली कहना मुश्किल है। तो इस तरह से उसके कई, जैसे बुशनेर है उसका सेंटर है, तो इस तरह से बुशेर, तो ये बुशेर सेंटर है उसका, नातान सेंटर है, फोर्डो सेंटर है, इस्फहान है। तो कई सेंटर में बांट के वो अपना परमाणु मतलब ऊर्जा को शोधित कर रहा है। उसी में वो 60% तक, जैसा कि अब देखिए 2000 अब 13 जून को जब उसने हमला किया इजराइल ने, तो 13 जून को जिसने इजराइल हमला किया उससे एक दिन पहले 12 जून को यूरोपीय यूनियन ने उसकी आलोचना की और IAEA जहां की यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि थे, उसने उसको एक तरह से ब्लैक लिस्ट किया कि ईरान का जो गतिविधि है वो परमाणु हथियार बनाने वाली है और ईरान अब बहुत जल्दी परमाणु हथियार के लेवल पर पहुंच जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनका जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट से फायदा इजराइल को हुआ। हो सकता है कि इजराइल की इस इन्वेजन को वैधता प्रदान करने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया। बदले में ईरान ने भी कार्रवाई की है इजराइल पर, लेकिन आप तो जानते हो, आप तो डेली के न्यूज में आप देख रहे हो कि भाई उसने उसके इस सेंटर पर हमला किया तो वह किया तो इतने लोग मारे गए। ये सब तो एक बहुत, इजराइल में तो 600-700 लोग ही मरे, वहां पर तो हजारों लोग मर गए और एक जनरेशन ऑफ उसका जो मिलिट्री लीडरशिप है और उसका जो आप कह सकते हो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स है, वही समाप्त हो गया। एक जनरेशन का लीडरशिप ही समाप्त हो गया। उसके बहुत बड़े बड़े परमाणु साइंटिस्ट मारे गए। तो ये एक पहलू है। अब हम आते हैं इससे जुड़े हुए दूसरे पहलू पर। अब जैसे ऊपर हमने चर्चा कर ही दी है, आपने देखा है हिजबुल्लाह और बाकी देशों का लोकेशन। अब मैं आपके सामने 4-5 बड़े मुद्दे रखना चाहता। इस मुद्दे पर हम सभी को निर्णय लेना है कि क्या डायरेक्शन होगा। यूएस तो इस वॉर में कूद चुका है। यूएस हैज ऑलरेडी जंप्ड इनटू दिस वॉर। अब व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द वॉर, अब इस युद्ध की दिशा क्या होगी, वो हमें थोड़ा सा फोरकास्ट करना होगा, थोड़ा अनुमान करना होगा। यूएसए की भागीदारी युद्ध को समाप्त कर देगी या युद्ध को समाप्त कर देगी या इसे तीव्र करेगी। कि द पार्टिसिपेशन ऑफ यूएसए, विल द पार्टिसिपेशन ऑफ यूएसए एस्केलेट द वॉर और जस्ट एंड द वॉर। तो ये हमारे लिए तीव्र कर देगी, एस्केलेट करेगी या इसको इंटेंसिफाई करेगी, यही हमें एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है रूस एवं चीन का क्या रुख होगा। What approach Russia and China can take to this war? तीसरा मुद्दा है कि अरब के मुस्लिम देश क्यों शांत होकर बैठ रहे हैं। Why are the Muslim countries of Arabia are just keeping quiet? Why are not they eager to participate in this war or reacting against Israel?
चौथा मुद्दा है पाकिस्तान की क्या भूमिका होगी। What role Pakistan may play in this war? वैश्विक प्रभाव क्या होगा। What will be the global impact? भारत पर क्या प्रभाव होगा। अब देखिए माय स्टूडेंट्स, अब इतने सारी संभावनाओं को हम लोग तलाशते हैं। यूएसए की भागीदारी युद्ध को समाप्त कर देगी या इसे तीव्र कर देगी। तो आपको पता है कि यूएसए ने 3 मिलिट्री साइट्स पर हमले किए, फुर्दो, नातांज एंड इस्फहान, एंड यूएसए हैज जस्ट यूज्ड कि दैट इज bunker buster bombs as well as the Tomahawk मिसाइल। शिप का भी यूज किया और प्लेन का भी यूज किया। और यूएसए दावा करता है कि हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंप्लीटली इरेज कर दिया, मतलब कि हमने उनके परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह स्वाहा कर दिया है। अब ये इस दावे का तो वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हो सका है, लेकिन ईरान को जबरदस्त नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसमें क्या संभावना ऐसी लगती है, क्या यूएसए की भागीदारी से ईरान डर जाएगा, युद्ध जल्द समाप्त हो जाएगा? लेकिन ऐसी संभावना पर विचार करना मुश्किल है, बिकॉज ईरान इज ऑल्सो सिविलाइजेशनल कंट्री, सिविलाइजेशनल नेशन, and Iran is very cautious about any other nation. I am not simply talking about Iran. कोई भी ऐसा राष्ट्र हो जो अपनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए बहुत चिंतित होता है, क्योंकि अब बात होती है उसकी क्रेडिबिलिटी की इंटरनेशनल रिलेशन में। तो ईरान अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए हर संभव प्रयत्न करेगा। अभी अभी ईरान का जो रिएक्शन है, ईरान कोई बैठा हुआ नहीं रहा। उसके ठीक नेक्स्ट डे होकर हमें सूचना मिली है कि ईरान ने अमेरिका के कतर स्थित जो वायुसेना अड्डा है अल उदैद और इराक के जो सैन्य अड्डे हैं उस पर उसने अटैक किया है, मतलब कि उस पर उसने मिसाइल अटैक किया है। तो यह दर्शाता है कि ईरान चुप नहीं बैठेगा, वह अपने स्तर से जवाब देने की कोशिश करेगा, और अगर ईरान ने जवाब दिया तो यह वॉर एस्केलेट करेगा। अब हम देखिए, अब हम इस संभावना पर थोड़ा और विचार करते हैं कि क्या इसका रिपरकशन यूएसए पर क्या होगा। तो हमें ध्यान करना चाहिए कि ना केवल डोनाल्ड ट्रंप बल्कि पूरी रिपब्लिकन पार्टी ने इस आधार पर कैंपेनिंग की थी, इलेक्शन कैंपेनिंग, कि हमें अमेरिका के ग्लोबल रोल को कम करना है, वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट से बाहर करना है और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हमें अमेरिका की इकोनॉमी को डेवलप करना है। तो जितने भी रिपब्लिकन अब कांग्रेस के मेंबर्स हैं या जो गवर्नमेंट में हैं, उन सब की क्रेडिबिलिटी दांव पर लग गई है अपने वोटर्स के सामने। क्योंकि अगर यह वॉर एस्केलेट करता है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी बड़ी बड़ी बातें चूंकि पहले ही कर डाली थी, उसने तो यहां तक दावा किया था कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो आज यूक्रेन और रूसी युद्ध नहीं होता।
अब जो यूक्रेन और रूस के युद्ध को समाप्त करने के वादे के साथ आया था, गाजा वॉर को समाप्त करने के साथ आया था, उसने ईरान के साथ युद्ध छेड़ दिए। और ये तो स्वयं मेरा भी कैलकुलेशन इसमें गलत हो गया, क्योंकि मेरा अपना अनुभव कहता था कि यूएसए दूर से ही इसी तरह ईरान को चेतावनी देता रहेगा एंड यूएसए कोशिश करेगा कि हम इजरायली आक्रमण को आधार बनाकर ईरान से ब्लैकमेल करें और ईरान से जल्दी किसी समझौते पर हस्ताक्षर करवाएं। लेकिन स्वयं अमेरिका इतना जोश में आकर इस युद्ध में कूद पड़ेगा, इसका अंदाजा हमें नहीं था। अब अगर ये वॉर एस्केलेट करता है तो सबसे पहले अपने वो वोटर्स के पास अकाउंटेबल होगा। इसका वर्ल्ड रिपरकशन भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए अब इसका परिणाम यह होगा कि इसका अगर हम वैश्विक प्रभाव पर थोड़ा सा इसको देखते हैं, यहाँ भी सीधा यहाँ जम करके हल्का सा आते हैं, तो उसका ये इकोनॉमी पर तो खैर बुरा प्रभाव पड़ना है, उसकी तो चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन तत्काल जो प्रभाव पड़ना है वो ये पड़ना है कि यूक्रेन और रशिया का वॉर कंटिन्यू करता रहेगा। यूक्रेन अब अलग थलग पड़ जाएगा, उसके वॉर पर कोई ध्यान अमेरिका नेग्लेक्ट कर देगा। परिणाम होगा कि रशिया उसके और भी भूभाग पर कब्जा करेगा और यूक्रेन की स्थिति कमजोर हो जाएगी। दूसरा इसका रिपरकशन ये हो सकता है कि जिस तरह से अमेरिका ने एग्रेसिव पॉलिसी का सहारा लिया है, उसका फायदा उठाकर चाइना अपना ताइवान की तरफ अग्रसर होने की कोशिश कर सकता है। वो ताइवान की तरफ अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास कर सकता है। और इतना ही नहीं बल्कि वेस्ट एशिया में जो वॉर हुआ, तो जब से बशर उल असद की सरकार गई थी, तो बशर उल असद की सरकार जाने के बाद जो रूस की क्रेडिबिलिटी वेस्ट एशिया में एक तरह से रूस का बेस चला गया था। रूस और चाइना फिर अपना प्रभाव क्षेत्र को वेस्ट एशिया में इसी युद्ध के बहाने बढ़ाने का प्रयत्न करेगा। देखिए अब अरब देश भले ही शांत हों, लेकिन इजराइल के द्वारा अभी ईरान पर हमला उनको मन लुभावन नहीं दिख रहा, बल्कि उन्हें उल्टे पीड़ा ही हो रही और फिर अनिश्चितता भी नजर आ रही। और अमेरिका के द्वारा पार्टिसिपेट करने से वो शांत तो जरूर हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में एक भूचाल सा चल रहा है कि इजराइल को लेकर अमेरिका जितना पॉजिटिव बना हुआ है, उस बात को शायद अरब कंट्री पसंद नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है कि भविष्य में वो रूस और चीन को चारा डालने की कोशिश करें। तो ये संभावना है। और एक संभावना ये लगती है कि देखिए, जब लीबिया ने अपने वेपन्स को सबमिट किया, तो उसके वेपन्स को सबमिट करने के बाद लीबिया पर अटैक हुआ। यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को सबमिट किए 94 में, तो आज यूक्रेन पर रशिया ने अपने पुराने वादे को तोड़कर अटैक कर दी, अन्यथा वो डेटांट होता। दुनिया ने यह देखा कि भारत जैसे दमखम वाले देश से पाकिस्तान युद्ध किया, परंतु युद्ध एस्केलेट इसलिए नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार थे और ईरान अभी परमाणु हथियार बनाने के कगार पर था। अगर ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया होता तो एक नेचुरल डेटांट हो गया होता और आप कह सकते हो कि एक बैलेंस ऑफ टेरर हो जाता और तब शायद ईरान पर इतना खुला हमला नहीं हो पाता। तो इससे बहुत सारे देशों को ऐसा लगने लगा होगा कि अब हमारी रक्षा आज के इस वर्ल्ड डिजॉर्डर में, जब इस वर्ल्ड का कोई गार्जियन नहीं रहा, कोई इसका रिस्पॉन्सिबल पावर नहीं रह गया कि वर्ल्ड को टेक केयर कर सके, तो वैसी स्थिति में अब हमारी रक्षा स्वयं करनी होगी और हमारी सबसे बड़ी रक्षा होगी न्यूक्लियर वेपन्स। तो इससे न्यूक्लियर वेपन्स की होड़ और भी बढ़ सकती है, ये भी संभावना है। तो ये सारी संभावनाओं को हम तलाश रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई इसका क्या एक फायदा पाकिस्तान को, अब उस पर हम चर्चा आगे करेंगे। चलिए, अब रूस और चीन का क्या रुख होगा। तो रूस और चीन ईरान के प्रति जरूर सिंपैथाइज कर रहे हैं, क्योंकि रूस और चीन के साथ ईरान की निकटता है, लेकिन रूस और चीन इस हद तक ईरान से गर्माहट नहीं रखते या इस हद तक ईरान को समर्थन नहीं कर सकते कि वह युद्ध में पार्टिसिपेट कर ले। दूसरी बात यह है कि रूस और चीन, जैसा कि टेलीग्राफ नामक जो न्यूज़पेपर में टेलीग्राफ नामक जर्नल में जो हमने देखा था, उसमें यह
एक रेफरेंस दिया हुआ था कि भाई रशिया और चाइना के साथ एक थोड़ी सी बाध्यता है कि वह न्यूक्लियर ईरान नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार आए। इसका एक कारण उनको लगता है कि चूंकि ईरान उनके हथियारों का क्रेता है, परचेजर है, तो वह ईरान भविष्य में उनसे हथियार खरीदना कम कर देगा। और यह भी उनको संभावना लगती है कि ईरान जो उन पर डिपेंडेंट है वो कहीं सेल्फ डिपेंडेंट ना हो जाए। तो यह भी एक कारण है कि रूस और चीन इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेंगे। वो दूर से ही केवल जुबानी जुमा खर्ची करते रहेंगे, यूएसए को चेतावनी देते रहेंगे, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हाँ, इस मौके का फायदा उठाकर वो पश्चिम एशिया में अपना प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि बशर उल असद के जाने के बाद रूस का आधार पश्चिम एशिया में समाप्त होता हुआ दिख रहा था, जो भविष्य में फिर बन सकता है। तीसरा है कि अरब के मुस्लिम देश क्यों शांत होकर बैठे। तो देखो, मुस्लिम में तो अधिकांश सुन्नी देश हैं, लेकिन अभी तत्काल ईरान से उनके संबंध सुधर ही रहे थे, और विशेषकर चीन के तत्वाधान में सऊदी अरब और ईरान के बीच भी संबंध सुधर चुका था। और वह अरब कंट्रीज भी चाहते थे कि परमाणु हथियार के मुद्दे पर ईरान और यूएसए के बीच कोई ना कोई समझौता हो जाए। तो ऐसी संभावना तो हमें नहीं दिख रही है कि ईरान यहाँ यूएसए और ईरान का जो संघर्ष हो रहा है उससे अरब कंट्रीज खुश हैं, या उससे पहले जो इजराइल ने हमला किया उससे अरब कंट्रीज खुश हो गए, ऐसी भी संभावना नहीं लगती। लेकिन यह भी सही है कि अगर अमेरिका का बैकिंग नहीं रहता इजराइल को, तो ये फिर सुन्नी देश इसमें कुछ इंटरेस्ट ले सकते थे ईरान की सहायता करने को। जैसे एक एक्सपर्ट ने वास्तव में सही कहा कि गौर करके देखिए कि जब मुद्दा आया पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, तो अजरबैजान और तुर्की पाकिस्तान की सहायता में खड़े हो गए। अब ये क्योंकि वहां से इतना ओवरवेट है इजराइल के पीछे कि अरब के जो सुन्नी देश हैं वो कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर डिपेंडेंट है, इसलिए वो शांत होकर बैठे हुए, और उम्मीद भी नहीं दिखती कि वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। पाकिस्तान की क्या भूमिका होगी, तो पाकिस्तान का तो इसमें बड़ा ही ड्यूबियस रोल रहा। पहले तो ईरान के पक्ष में उसने दहाड़ना शुरू किया था, हालांकि अमेरिका के विपक्ष में नहीं बोल रहा था, परंतु इजराइल के हमले की कड़ी निंदा कर रहा था। तभी आपको यह पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक दांव खेला और जो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल है यासिर मुनीर, उसको अपने यहाँ लंच पर इनवाइट कर दिया। अब यासिर मुनीर जैसा डिक्टेटर लंच पर बैठे, इट इज रियली मतलब शॉकिंग फॉर द होल वर्ल्ड, पर्टिकुलरली फॉर इंडिया, क्योंकि यासिर मुनीर तो अभी ब्लैक लिस्टेड था। अब जानते हैं कि अभी अभी पाकिस्तान ने जो पहलगांव घटना के बाद उसका टेररिस्ट स्टेट के रूप में लोगों की निगाह थी, लेकिन अमेरिका की जिस तरह से कृपा उसे प्राप्त हो रही है वो भारत को तो अच्छा नहीं लग रहा होगा। और तुरंत पाकिस्तान ने अपना पलड़ा बदल भी दिया। वैसे भी ईरान के प्रति कोई बहुत लॉयल होने का उसको कोई वजह नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हम आपको देखिए मैप पर ले चलते हैं। ये है ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर। ये जो बलूचिस्तान सिस्तान है ना, ये दोनों की सीमा पर इधर ईरानी बलूचिस्तान, इधर पाकिस्तानी बलूचिस्तान है। तो इन दोनों का एक दूसरे पर यह कहना है कि इधर के जो बलूची हैं वो इधर के बलूची को भड़का रहे हैं, और इधर के बलूची का कहना है कि इधर के बलूची को भड़का रहे हैं। तो उसी क्रम में दोनों के बीच एक दूसरे पर मिसाइल भी दागे गए थे, हालांकि बलूची क्षेत्र पर ही दागे गए थे, लेकिन ईरान और पाकिस्तान के बीच अच्छा खासा बीच में टेंशन भी हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब यहाँ कोई दांत कटी दोस्ती वाली बात नहीं है, बल्कि दोनों के बीच बड़ा लव हेट रिलेशन है। लेकिन हाँ, मुस्लिम कंट्री है तो इन्होंने पहले सहायता की बात की, लेकिन अब अमेरिका आ चुका है। तो इनके बारे में कहा जाता है कि 3 ये है जिसको पाकिस्तान हमेशा जिसको नकार नहीं सकता, अल्लाह, आर्मी एंड अमेरिका। अब अमेरिका का जब फरमान आ गया तो पाकिस्तान तो उसकी भाषा तो बोलेगा ही,
एक संभावना लग रही है कि बार बार ये बात उठ रही है कि अमेरिका यहीं तक नहीं रुकेगा। अमेरिका हो सकता है कि ईरान में रिजीम चेंज करने का, और अमेरिका और इजराइल इन दोनों की महत्वाकांक्षा, वो जो आप देखते हो अली अयतुल्ला खुमैनी उसकी गवर्नमेंट को पुल डाउन करके, और एक तरह से आप समझिए सुप्रीम लीडर को हटा के और वहां के गवर्नमेंट को चेंज करने की कोशिश या रिजीम चेंज की कोशिश कर रहा होगा। अगर रिजीम चेंज की कोशिश कर रहा होगा तो अगर हम इसको पॉलिटिकली डिप्लोमेटिक समझे तो अमेरिका की एक और भी बड़ी भूल होगी। वजह क्या है? अमेरिका की भूल होने की वजह है कि अमेरिका ने जब भी रिजीम चेंज की कोशिश की तो उसका परिणाम दुनिया में बुरा ही हुआ। और आप ही देख लीजिए, आप लीबिया को देखिए तो आपको पता चलता है कि एक समय ऐसा था कि लीबिया में 2011 में जब कर्नल गद्दाफी की सरकार को गिराया अमेरिका ने, तो यही तर्क दिया था कि भाई वहां की लीबिया के लोग हमें पसंद को उनके उसके डिक्टेटरशिप से बचाना है। परिणाम क्या हुआ कि एक अस्थिर लीबिया छोड़ कर निकला। उससे पहले 2003 में इराक में गया, सद्दाम हुसैन की सरकार को गिराया तो असुरक्षित इराक छोड़कर गया। आज इराक जो है वो बहुत डिस्टर्ब्ड एरिया है। उससे पहले अफगानिस्तान में गया, तालिबानियों की सरकार को गिराया, अंत में वहां से भाग कर आया और फिर दोबारा तालिबानी वहां स्थापित हुए। तो मतलब यह है कि जहां जहां यूएसए ने रिजीम चेंज किया वहां परिस्थिति और खराब हो गई। अब देखिए, अभी अभी आपको सबसे लेटेस्ट घटना सीरिया में दिखती है, रिजीम चेंज हुई, वहां अस्थिरता आ गई। अगर ईरान में रिजीम चेंज होता है तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि दिस इज ए सिविलाइजेशनल नेशन। ईरान बाकी अरब कंट्रीज की तरह नहीं है, वो मैंडेट से बना हुआ नहीं है, उसका एक हिस्टोरिकल और कल्चरल हिस्ट्री है। तो ईरान इतनी जल्दी इस रिजीम चेंज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और ईरान के जो लोग हैं वो एक लंबे समय तक संघर्ष करेंगे और फिर ईरान के कारण उस क्षेत्र में पूरी अस्थिरता आ जाएगी और जो अरब क्षेत्र है वो सदा के लिए डिस्टर्ब हो जाएगा। अब कम से कम पश्चिमी देश अरब क्षेत्र को तो बख्श दे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही छेड़छाड़ करने का तो यहाँ तक अंजाम पहुंच गया है, फर्दर छेड़छाड़ करने का नतीजा क्या निकलेगा। अगर ईरान में रिजीम चेंज हुआ और अव्यवस्था उस क्षेत्र में आई तो इसका फायदा भरसक पाकिस्तान उठाने का प्रयत्न करेगा और आगे आने वाले ऑर्डर में पाकिस्तान का कद बढ़ सकता है और पाकिस्तान जैसा स्टेट जो टेररिज्म का खुला बढ़ावा देता है उसका कद बढ़ने का मतलब है दुनिया में और भी अस्थिरता आना और भारत के लिए चिंता की वजह जरूर होगी। अब वैश्विक प्रभाव क्या होगा, तो वैश्विक स्तर पर मैंने आपको पीछे बताया ही है। इसके अलावा इसका आर्थिक पहलू बहुत खतरनाक है। दुनिया भर के शेयर मार्केट जो है वो टंबल कर रहे हैं और अब नौबत ये है कि पेट्रोलियम की कीमत आसमान छू सकती है, क्योंकि अब देखिए, अब अमेरिका ने हमला किया, अब ईरान ने उसका जवाबी कार्रवाई की। कल को अगर इसके प्रॉक्सी, जैसे आप प्रॉक्सी में मैं पहले बता ही चुका हूं आपको, जैसे हिजबुल्लाह है, हमास तो टूट चुका है लेकिन हिजबुल्लाह भी पूरी तरह नहीं टूटा है। और जहां तक रह गई यहाँ यमन की बात, तो जो यमन है वो यमन में हौथी जो रेबेल्स हैं वो हैं और ये यमन जो है वो गल्फ ऑफ अदेन के सामने है। अगर इसने यहाँ मिसाइल दागने शुरू कर दिए और अगर स्वेज कैनाल, चूंकि देखो एक तो संभावना है जो अमेरिका को भी डर है और पूरी दुनिया को डर है कि ईरान कहीं ना कहीं स्ट्रेट और ओरमुज को बंद कर सकता है। मतलब जो ओरमुज बंदरगाह है अगर उसको बंद कर दे, उस स्ट्रेट को ही बंद कर दे जो लगभग 100 किलोमीटर का है, तो इसका मतलब यह होगा कि दुनिया का जो आयल है उस आयल का एक अच्छा खासा भाग उधर से जाता है। मतलब आप यही समझिए कि 20% से 25% तक आयल उस क्षेत्र से गुजरता है और हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स भी। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर वो रास्ता बंद हो जाएगा तो बहुत सारे एक्सपोर्टर कंट्री प्रभावित होंगे और इंपोर्टर तो प्रभावित होंगे ही। और अगर हूती विद्रोही के विद्रोह के कारण और उनके जो एक्टिविटीज है उसके कारण अगर स्वेज कैनाल वाला रूट डिस्टर्ब हुआ तब तो ये अटलांटिक महासागर से घूमकर जाने वाली बात होगी। तो पेट्रोलियम की कीमत कितनी बढ़ जाएगी, वो 150 बिलियन डॉलर 150 डॉलर पर बैरल तक भी पहुंच सकती है। तो ये सब संभावना हमें दिखती है इकोनॉमी में और दुनिया भर में जो करेंसी है वो करेंसी में गिरावट आ सकती है। तो इकोनॉमी में तो क्राइसिस होगी और बाकी चीज में पीछे आपको इसका वर्ल्ड रिपरकशन बता ही चुका हूं। भारत पर इसका क्या प्रभाव होगा, तो भारत पर डेफिनेटली इसका बुरा प्रभाव पड़ना है। भारत को उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो 40% हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट है वो वेस्ट एशिया से ही आता है। हमारे
रेमिटांसेस का एक बहुत बड़ा सोर्स है और हमारे बहुत सारे वर्कर्स 9 मिलियन के करीब उस एरिया में रहते हैं, उनकी सुरक्षा का भी प्रश्न है। और अभी आपने देखा कि ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत में इवैक्यूएट कराने की कोशिश की, और लेकिन हमारी इतनी अच्छी खासी जनसंख्या और इतनी मात्रा में वहाँ से रेमिटांसेस आती है कि हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दूसरी बात है कि हमारे वो इंपोर्ट का भी, हमारा इससे एक्सपोर्ट जो होगा इंडिया का वो भी बैडली अफेक्टेड होगा जो उस एरिया में है। हमारा उसका ट्रेड भी लगभग $170 बिलियन का है हमारा और वेस्ट एशिया में। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि देखिए, आप इसको सोच के देखिए कि कितना बड़ा भारत पर असर पड़ना है। अब देखिए, हम आपको दिखाते हैं। जैसे भारत के 2 रूट हैं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द रूट। तो अगर हम भारत के 2 रूट की चर्चा करें तो एक रूट भारत का है जिसको आप कहते हो जो आईमैक, जो G20 के बैठक में इंडिया ने आईमैक बनाने की बात की थी, मतलब कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, जो सीधे बॉम्बे से निकलता है और बॉम्बे से निकलते हुए वह सऊदी अरबिया वगैरह को क्रॉस करते हुए यहाँ से सीधा वो जाएगा, भूमध्य सागर पार करेगा और यूरोप पहुंचेगा। वो बहुत शॉर्टेस्ट रूट होगा। G20 ने वो उदाहरण दिया लेकिन वह पॉसिबल नहीं हुआ। नेक्स्ट वन है, उसको हम कहते हैं चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट इंडिया ने बड़े प्रयत्न से विकसित किया है और हमारा एक आता है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो जो नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है वह सीधे हमें अफगानिस्तान, मध्य एशिया, यूरेशिया से जोड़ता है। वो हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूट है जो ईरान से होकर गुजरता है। तो वो रूट हमारा नहीं आ पाएगा। आईमैक हमारा पेपर पर ही रह जाएगा। इन सब का इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ना है। इसलिए इंडिया के लिए बेहतर यही है कि युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। माय ऑडियंस, ये चैलेंज है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि आज हमारा ये ग्लोबल इकोनॉमी है। मोदी जी ने बहुत सही कहा था, वी कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर। हम इस युद्ध को अफोर्ड नहीं कर सकते। आज का ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, दुनिया में युद्ध अगर किसी भी कॉर्नर में होता है तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है। और खास के वेस्ट एशिया तो बहुत ही एक नर्व सेंटर है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि युद्ध जल्द ही समाप्त हो और आप लोग भी नज़र रखिए, हम भी नज़र रखते हैं। फर्दर किसी लेक्चर में हम फिर आपके सामने पेश होंगे। आज मैं यहीं पर रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।